गुड इवनिंग ऑल। मेरा नाम गुड इमरान है इवनिंग सर। और ये मेरी पहली क्लास है पॉलिटी की। इससे पहले भी जो जामिया आरसी के दो हमने सेशन कंडक्ट किए हैं लास्ट ईयर, इससे इससे पिछले साल भी, और उसमें मैंने पॉलिटी का सेक्शन लिया है, इकोनॉमिक्स भी। इस बार इकोनॉमिक्स को ही दूसरे सर फैकल्टी ले रहा है। तो बेसिकली पॉलिटी के अंदर में कुछ टॉपिक्स हैं और पॉलिटी इज वन ऑफ द बल्किएस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। और कुछ में बेसिक, थोड़ा आप समय देंगे, आपके सारे डाउट होपफुली मैं कोशिश करूंगा कि सॉर्ट आउट कर पाऊं। इसके लिए आपको मुझे थोड़ा आपको पेशेंस मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि सबका लेवल अलग होगा। क्योंकि कुछ लोगों का ऑलरेडी अटेम्प्ट है, कुछ ऑलरेडी 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं और कुछ फ्रेशर्स हैं। तो आपको हमें सबको मैनेज करते हुए आगे बढ़ना है। तो उस चीज़ों पे ध्यान रखें। अगर मेरी क्रेडेंशियल्स की बात करें, सर ऑलरेडी बता चुके हैं। मैंने यूपीएससी के मेंस लिखा है, ठीक है। उसके बाद मैंने स्टेट्स के इंटरव्यूज फेस किया है, और मैं आरसीए का बहुत लंबे समय से पार्ट रहा हूँ, यहाँ का बोनाफाइड स्टूडेंट रहा हूँ। अभी भी मतलब मैं आता जाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे और भी काम है रहता हैगा। तो पूरे जिस तरीके से पेपर का डिजाइन और किस टाइप के क्वेश्चन है, अगर मेरे सेक्शन पे बात करी जाए पॉलिटी पे, तो आप विश्वास कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले तो मैं कुछ आपको बेसिक बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से पिछली बार, ठीक है, पिछली बार किस तरीके से किस सेक्शन में, क्योंकि उससे पहले जो था 2025 से पहले 100 क्वेश्चंस होते थे, 2-3 साल चला था, फिर वापस 25 के सेशन में 60 क्वेश्चंस कर दिए। तो मैं हमने जो पिछली बार पेपर एनालिसिस किया था, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी के 8 सवाल पूछे गए थे पिछली बार। एवरेज कम था, 10 एक उम्मीद थी, मगर उन्होंने पॉलिटी में आईआर को इंक्लूड कर दिया था। तो आईआर को हमने करंट से जब क्लब किया, तो वो करंट में हमने उसको एडजस्ट कर दिया था। तो 8 से 10 सवाल। अब मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा आपको बताना चाहता हूँ कि बेसिकली अगर आप जामिया आरसी को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसकी बेसिक कट ऑफ निकाले। बेसिक कट ऑफ क्या, ऑब्जेक्टिव का पेपर में कम से कम आपके 25 से लेके 30 आपके नंबर आने चाहिए। 25 से 30 के बीच में कहीं ना कहीं ये कट ऑफ लाई कर जाती है। ये अगर 30 मोड़ देने तो आप सेफ होते हो। तो अब आप उसके लिए ये कोशिश करो कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। जैसे पॉलिटी के 8 से 10 सवाल जो होते हैं आपके, वो डुएबल होते हैं, तो इसको टारगेट कर सकते हैं आप। उसके बाद इकोनॉमी को टारगेट कर सकते हैं, फंडामेंटल सवाल पूछते हैं। और आप ज्योग्राफी इन्वायरमेंट, अगर आप 3-4 सेक्शन को करते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक बहुत ज्यादा डाइसी होता है। और सीसेट का मसला ये है कि अगर जो ह्यूमैनिटीज के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, और या इवन दो अगर हम मैथ साइंस के भी हो, तो जिस तरीके से सवाल बन रहे हैं जामिया आरसीए में, उस टाइम पीरियड में करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अगर वहां आप देखेंगे टाइम बहुत कम मिलता है आपको। तो अगर आप इक्वालिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी और मॉडर्न इंडिया, क्योंकि एंशियंट और मेडाइवल का कोई एंड नहीं है, अगर आप इस सेक्शन को रखते हो तो बहुत अच्छे से सेल आउट कर पाओगे। जब मैंने भी एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम निकाला था जामिया आरसीए का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस टाइम मेरे नेट 43 थे। तो मैं ये चाह रहा हूँ 10-15 मिनट में इसलिए बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हम पे विश्वास करके ये पूरा कोर्स ज्वाइन किया है। और हमारी तनवीर सर की इससे पहले यही बात हुई कि किस तरीके से हमारे मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करें, इंटरव्यू तक पहुंचे। क्योंकि हमारा जो ये इनिशिएटिव है, इसका कभी भी हमारा पैसे का मोटो रहा नहीं, चाहे वो बुक्स का हो, चाहे कोई। आप लोग लकी हैं कि तनवीर सर जिस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट लगे। तो इसीलिए मैं थोड़ा समझा रहा हूँ आपको, इसको बहुत ध्यान से समझिए। कट ऑफ निकालना सबसे बड़ा खेल है। आप पढ़ते रह जाओगे, टाइम नहीं बचा, 1 महीना बचा है। तो सीसेट में ना, आप ये मान के चलिए, इवन दो मैथ साइंस के भी स्टूडेंट होंगे, तो वहां आपको बनेगा, क्योंकि नंबर सिस्टम के सवाल आएंगे, आपको बनेगा। तो उसमें आपको 12 सवाल आते हैं, या अगर पैसेज का कुछ लोग अच्छा है, तो पैसेज बहुत स्टैंडर्ड का बनाते हैं वो। तो सीसेट की ये मान के चलिए कि अगर आपसे 4-5 सवाल बन जाए तो मोर देन इनफ है। अब उसके बाद ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट का तो कोई वही नहीं है कि कहाँ तक बॉटमलेस है वो। मगर ज्योग्राफी के में एक चीज अगर आपने फंडामेंटल अच्छे करके रखे, एनसीईआरटी के जो भी मैम पढ़ा रही हैं उस पर रखिए, और एनसीईआरटी पे ध्यान रखिए, बस एनसीईआरटी, और कुछ भी नहीं करना आपको। आप 11th-12th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ज्योग्राफी की जो है, खासतौर पे 11th की, दोनों सेक्शन इंडियन और वर्ल्ड की, दोनों पे कमांड बना के। इकोनॉमी तो पूरा कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं वो, और थोड़ा
करंट लिंक करते हैं। तो इकोनॉमी को अगर आप, ये नहीं कि अब रुनाल के 400 1000 पन्ने के बुकलेट पढ़िए, कोई भी एक कॉन्सेप्चुअल ले लीजिए, विवेक सिंह की ले लीजिए। मैं विवेक सिंह सजेस्ट करता हूँ क्योंकि वो 500 से 600 की पन्ने की बुक है, मोर देन इनफ है, कॉन्सेप्चुअल है। और नहीं तो आप किसी का भी एक लेक्चर यूट्यूब पे देख सकते हैं, क्योंकि हम टाइम के हिसाब से आपको बता रहे हैं। अब उसके रहा पॉलिटी का। पॉलिटी का मैं आज आपको जितना बताऊंगा कल भी, उससे ज्यादा आपको कोई भी मेहनत नहीं करना। मैक्सिमम टॉपिक में कवर कर दूंगा। भाई 3000 2000 की जो बुक है उसको पूरे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब रहा हिस्ट्री के सवाल की जवाब की बात है। हिस्ट्री में एंशंट और मिडेवल जो है, एंशंट मिडेवल के अंदर देखिए बॉटमलेस है, आप उसको नहीं कर सकते। अब होता क्या है पता है कि प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि जब आपके ये 3 से 4 सेक्शन कंप्लीट नहीं होते ना, तो आप गेसिंग करने लगते हो, जैसे यूपीएससी में लगती है। मैं आपको इतना बता दूं, ब्लाइंड गेसिंग जामिया में नहीं लगती है, खासतौर पर हिस्ट्री के सवालों के अंदर नहीं लगेगी आपको। तो मेडाइवल जो मॉडर्न इंडिया है उससे निकालिए। अगर आप ये तीनों चारों सब्जेक्ट जो मैंने आपको बताए हैं, और अभी भी आपके पास 1 से 1.5 महीने का जो समय है, 1 महीना मान के चलिए पूरा का पूरा, 8 10 हो गई, मगर 1 महीना मान के चलिए, अगर आप ईमानदारी से करेंगे, और जो फ्रेशर हैं, चाहे जिसके अटेम्प्ट हो गए, तो आप आराम से, पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 30 नंबर एटलीस्ट लाओ। जो आपका ऐसे चेक होगा, क्योंकि ऐसे भी हमारे बहुत अच्छे फैकल्टी है, वो चेक कर रहा है। मगर जब आप कट ऑफ ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो बर्थलेस है ना। आप 15 नंबर लाओगे, 20 नंबर ऑब्जेक्टिव में लाओगे, तो आपका ऐसे क्या चेक होगा? फिर आप क्रिटिसाइज करोगे किसी को, हमें या किसी को भी दोष दोगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मेरा यही कहना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मॉडर्न इंडिया और सी सेट के 4 5 सवाल, नंबर सिस्टम पे बहुत अच्छे से कमांड बना के रखिए, जो भी फैकल्टी हमारी पढ़ा रही बहुत अच्छी है। तो ये इस पे आप, उसके बाद फिर ऐसे का तो चल रहा है, आपका चलने दीजिए। फिर मैंने आपको बोला ना कि कट ऑफ कभी भी, जामिया आरसीए का कभी भी बता दो, कितना भी इजी पेपर आ जाए, कितना पिछले बार भी लोगों ने बोला बहुत इजी पेपर था, सबसे बन गया, मगर प्रॉब्लम होती है नेगेटिव मार्किंग। जामिया आरसीए ना सिली मिस्टेक कराता है, सिली मिस्टेक्स, ये ध्यान रखिए। ये इनके पेपर की खूबी है, ये आपको यूपीएससी में नहीं मिलेगा। यूपीएससी में क्या है कि वहां पर आपको आपके लॉजिक्स लगते हैं, जामिया आरसी में लगते हैं मगर फुली नहीं लगेंगे आप, ये ठीक है। 1 2 सवाल में वो लॉजिक्स लगवाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो ट्रैप है। ट्रैप आप समझिए, वो ट्रैप इसलिए है कि आपको लगा कि यार पेपर में हाँ लॉजिक लग रहा है, अब उस ट्रैप में आप फंस गए। अब आपने अपना क्या करा, हाथ खोल दिया। खोलने का मतलब हो कि अब आपने लॉजिक लगाना चालू कर दिया। अब उसके बाद आप नेगेटिव होते चले जाओगे। आपके 30 आ रहे थे मगर आपने 10 गलत कर दिए, 40 सवाल आपने हल किए, 10 गलत करिए, आप कट ऑफ से बाहर हो गए। जहां आप कट ऑफ सेल आउट कर रहे थे, वहां कट ऑफ से बाहर हो गए। तो अगर आप 50 सवाल भी करके आते हैं उस दिन, 50 सवाल भी, और अगर आप 10 भी गलत करते हैं, तो आराम से 30 33 34 नंबर आपके आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तनवीर सर ने मुझसे बोला था कि थोड़ा बता दीजिए, तो मैंने, क्योंकि मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, टू द पॉइंट भी रहना है, तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा करा। तो जो लोग घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, देखिए मैं आपको एक चीज कहूंगा, बहुत अच्छी जगह है जामिया आरसीए। और आज भी जो मैंने एग्जाम जितने भी क्वालिफाई किए, फाइनल अचीवमेंट, एक मेरा रिजल्ट वेटिंग है, आप लोग दुआ करिए, ठीक है। तो होपफुली, तो जो भी आज हूं मैं जामिया आरसीए का बहुत बड़ा पार्ट मानता हूं। देखिए सिस्टम में हर कहीं कमी है, आप दूर से कितना भी क्रिटिसाइज करिए, मगर मैं आपको एश्योर कर सकता हूं, जामिया आरसीए बहुत बेहतरीन जगह है। अगर एक बार बस आने की टेंशन है, ये मैं आपको बोलूंगा, कंपटीशन बहुत जबरदस्त है इसमें, नो डाउट। आप यकीन मानिए, आप दूर दराज बिहार के एक छोटे से कस्बे में बैठे हैं, और आप वो सोच रहे हैं कि यार जामिया आरसी में पार्शियलिटी होती है, वहां तो गरीबों को लेता नहीं है, वहां मिडिल क्लास को तो लेते नहीं है। सर आपकी आपकी कंपटीशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे से है, आपका कंपटीशन आईआईटी के बच्चे से। आप ये भी तो देखिए, 100 सीटें हैं केवल, 100 सीटें में, उसमें फिर रिजर्वेशन लगता है। अब सारे जनरल को तो लेंगे नहीं, मतलब सारे कैटेगरी वालों को तो लेते नहीं है। उसमें रेशियो पता है कितना बचता है? अब अगर उसको ब्रेक डाउन करोगे ना, तो एक एक कैटेगरी से 20 10 15 ऐसे बनता है, कैटेगरी अगर ब्रेक डाउन करते हो। अब सोच रहे हैं कितना कितना ज्यादा कंपटीशन है। आपको, आप इमेजिन नहीं कर सकते इस बार जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुआ, रैंक आई है। तो नेगेटिव से निकलिए, पॉजिटिव रहिए, माइंड पॉजिटिव रहेंगे ना, खुश रहेंगे। अब कुछ लोग होते हैं, फीस जमा कर दी, हमारे सेशन नहीं अटेंड, उनको लग रहा है क्या ही मिलेगा। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट 2x की स्पीड से सुनिए, अगले दिन अगर आपको मिल रहा है, सुनिए, क्योंकि आपने पैसा दिया है। और आप जो
सिर्फ एक्सक्यूजेस ढूंढेगा ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर और कुछ लोग कहते हैं, पिछले साल भी हमारे पास बच्चे थे कि सर नहीं निकलता है उस एग्जाम, और ये सब जामिया आरसी नहीं लेता, टैलेंटेड को लेता है। अरे जब आप इतने टैलेंटेड हो तो आप पीटी निकाल के मेंस के डायरेक्ट थ्रू आइए, तो आप क्या यूपीएससी को भी क्रिटिसाइज करेंगे वहां? तो हार्डवर्क करिए, जो पढ़ाया जा रहा है फैकल्टी के द्वारा उस पर विश्वास करिए, ठीक है। V2 मीडिया है, बुक ला दी गई, आप लोग बहुत किस्मत वाले, बुक ला दी गई। हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ भी रिसोर्सेज नहीं था, हम लोग खुद ही मेहनत करते थे और आए। तो ये मेरा था। और फिर अगर किसी को सर अगर डाउट हो तो क्या हम एक दो डाउट ले सकते हैं, क्योंकि मेरी 2 ही बिल्कुल। क्लास है और मैं जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, उम्मीद रखिए। अगर कुछ भी बचेगा तो कल तक तो हो ही जाएगा, पॉलिटी में आप निश्चिंत रहें। अगर हाँ, कुछ इसमें डाउट हो। कुछ, इसमें किसी को कुछ पूछना है पूछ लीजिए। पेपर एनालिसिस जो सर ने थोड़ा आउटलुक दिया है, अगर किसी को पूछना है पूछ लीजिए, सर आगे बढ़ेंगे पॉलिटी के लिए। कोई किसी का भी पूछ रहा है। सर हेलो सर। हेलो सर। एक एक करके तनवीर सर, एक एक करके इनसे हाँ, बोलने दीजिए। नेहा बोलिए, नेहा बोलिए। हाँ सर, जामिया में करंट अफेयर का क्या वेटेज है? जामिया में करंट अफेयर्स का ये मान के चलिए, जैसा यूपीएससी में होता है 10 से 15% बस, मतलब आप ये मान के चलिए वो लिंक करके सवाल पूछ लेंगे, तो हद से हद 10 क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स। वो भी 10 क्वेश्चन का वेट? हाँ 10 सब्जेक्ट क्वेश्चन? स्पेसिफिक। जैसे पॉलिटी का कोई सवाल होगा ना, आप देखिए जैसे यूपीएससी में क्या होता है, वो करंट की थीम से सवाल बनाते हैं, समझ गए आप? अगर गवर्नर न्यूज में है, सपोज कर इस बार गवर्नर न्यूज में है, तो गवर्नर के एक पॉइंट डाल देंगे हम, और फंडामेंटल से अगर 3 ऑप्शन है, 2 फंडामेंटल से निकलेंगे आपके, तो वो आप करंट में लिंक कर लीजिए, चाहे आप फंडामेंटल में। अगर प्लेनली आप मुझसे पूछेंगे कि प्लेनली करंट के कितने, जैसे पिछली बार प्लेनली एक दो सवाल पूछा था कि टेलीस्कोप का पूछा था, वो टेलीस्कोप कहाँ पर इंस्टॉल है, या अब जैसे एक सवाल पूछा था सबसे ज्यादा ट्रेड हमारे साथ किसके साथ हो रहा है, तो वहां जो आंसर था, तो अब उसको आप इकोनॉमी में रखते हैं, करंट में रखते हैं, वो आपका लुकआउट है। तो मैक्सिमम 10 सवाल आते हैं, मैं फंडामेंटल के इंक्लूड करके बता रहा हूँ, ठीक है, मैक्सिमम 10, मगर मैक्सिमम उसमें नहीं। तो इसलिए करंट है ना यूपीएससी में ज्यादा वेटेज रख रहा है, मतलब ये नहीं कि आप इग्नोर ही कर देना, अखबार पढ़ना ही नहीं है। आप यूपीएससी निकालने आए ना, तो आप अखबार पढ़ने की आदत डालिए, ठीक है। आगे अस्मा, ओके अस्मा, ओके अस्मा सर, पूछिए। ऐसा अस्मा समझ जरिए। लेंगे अगर हमारा सर, मैं थोड़ा सवाल पूछ लूं? सेट हाँ स्किप कर पूछ, सकते हैं? तनवीर सर। नहीं, अस्मा जकरिया कुछ पूछना चाह रही है, पूछो। सर सी सेट स्किप कर सकते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करते वक्त? प्लीज एक बार आप और दोहरा पाएंगे अपने सवाल को? सर सी सेट स्किप कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने यही स्ट्रेटेजी तो बताई। सी सेट में प्रॉब्लम है भाई, 1 घंटे के पेपर के अंदर आप लॉजिक लगाइए, वो ऐसा जी सवाल बना रहा है कि आप अपना 3 से 4 मिनट, अगर 3 से 4 मिनट में वो सवाल कर भी रहे हैं, मैं कह रहा हूँ जैसे सी सेट में 3 है, एक पॉइंट है, एक रीजनिंग है, एक पैसेज है। पैसेज में वो पिछली बार एक पैसेज पढ़ लेंगे, 3 सवाल बने, अगर 5 मिनट, अगर 2 मिनट लगा भी रहे हैं तो आप दे दीजिए, कर दीजिए। रीजनिंग का कोई सवाल है कर दीजिए, नंबर सिस्टम का कोई सवाल है कर दीजिए। मगर आपको देखते साथ ही, प्रैक्टिस करते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कौन सा सवाल कितना टाइम ले रहा है। और अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मैथ्स में ना, तो रीजनिंग को देख लीजिए, मैथ्स को स्किप कर भी दीजिए, ठीक है। आपको कट ऑफ शूट करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है। कट ऑफ ये मैंने बताया ना, आपसे 45 से 46 क्वेश्चन आपके हैं विदाउट सी सेट, आराम से डुएबल है। कट ऑफ 30 के अराउंड ही होवर करेगी, आप उस पर रखिए ह्यूमैनिटीज के लिए। और मैथ साइंस है तो फिर कोई मसला ही नहीं है, बिना पढ़े भी जाओगे 4-5 सवाल निकाल लोगे, कोई दिक्कत ओके नहीं। सर, थैंक यू। सर एग्जाम में कितने क्वेश्चन करके आने चाहिए? देखिए ये डिफर करता है आपकी नॉलेज पे, ठीक है। जैसे 2 टाइप के स्टूडेंट में केस ले रहा हूँ। एक है जो 3-4 साल से लगा हुआ यूपीएससी के अंदर, ठीक है, और कहीं ना कहीं जामिया आरसी भी दे रहे हैं, वो मेल हो या फीमेल। अब उनका बेसिक बहुत अच्छा हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ फैक्चुअल भी बहुत अच्छा होगा, तो हो सकता है उनकी एक्यूरेसी अच्छी हो। मतलब अगर वो 10 सवाल कर रहे हैं तो 8 सही है, 2 गलत है। एक स्टूडेंट है जो 20 कर रहे हैं तो हो उनके 15 सही है, ठीक है, मतलब 5 गलत हो रहा है। तो वहां पर अगर 10 में से रेशियो कर लूं तो 10 में से उनके 6 सही हो रहा है, 4 गलत हो रहा है, और एक के 8 सही हो रहा है। तो आप ये मानिए जिसके 6 सही हो रहा है उसको अपनी रेंज बढ़ाना पड़ेगी। अगर मेरा आइडियल मानेंगे, अगर मैं एग्जाम हॉल में, तो मैं किसी भी पेपर का ये मानता चलता हूँ, उसका 85 से 90%, पेपर का 85 से 90% जो पेपर होता है वो एक आइडियल पेपर होता है। अब इसका 85 से 90% निकाल लीजिए, उसी हिसाब से पेपर कर दीजिए आप।
अगर जैसे ठीक है। 50 का ले लीजिए, ठीक है, तो आप 50 में से कितना करोगे, वही उसका निकाल लीजिए आप। जैसे यूपीएससी में हम करते हैं कि 85 से 90 सेफ साइड होता है, इसमें से आप 60 में से मान के चलिए 52, 50 से 52 का स्कोर रखिए आइडियल स्कोर। अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट, मतलब आपको सेफ, क्योंकि इसमें भी दो मैंने बताया ना, अगर आपका क्योंकि कभी कभी हो सकता है किसी का ऐसे वीक हो, उसको पता होगा, जिसका ऐसे अप टू द मार्क नहीं है, कैसे इंग्लिश में थोड़ा फ्लॉड है, और सेंटेंस फ्रेमिंग इतनी अच्छी बनती नहीं है, फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, ग्रामेटिकल एरर बहुत हो रहा है, तो वहाँ उसको सिलेक्शन लेने के लिए ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा करना पड़ेगा। कट ऑफ से फॉर एग्जांपल किसी के जस्ट 30 पे कट ऑफ क्लियर हुई है, और किसी का ऐसे बहुत अच्छा है, तो वो उसके थ्रू गो थ्रू हो जाएगा, मगर किसी का ऐसे उतना अच्छा नहीं है, तो वहाँ आप मैक्सिमम 38 36 की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये केस टू केस बेसिस पे डिपेंड करेगा वहाँ पर। अच्छा, तो मतलब ये कह सकते हैं अगर किसी का करंट हेलो जी अफेयर बोलिए, हेलो तो सेफ रखते हैं। आप एक बार अपना सवाल दोहरा पाएंगे? हेलो सर। जी जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने 25 के कुछ पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे मैंने उनको एनालाइज किए, तो उसमें सर एक वाइस प्रेसिडेंट पे क्वेश्चन था, मैंने उनको किया। तो सर जैसे वाइस प्रेसिडेंट थे, वो टॉपिक जो थे। मैं हेलो। कराऊंगा, अभी पीवाईक्यू कराने जाऊंगा, इसके बाद हाँ पीवाईक्यू हाँ, कराऊंगा, नहीं ठीक नहीं है। सर, पीवाईक्यू के लिए मैं बात नहीं हूँ, बस मेरा क्वेश्चन उस पर डिफरेंट है। तो सर मेरा मानना ये था कि जैसे अगर वाइस प्रेसिडेंट है तो मैंने उसको पूरा पढ़ा, ठीक। अगर उसी के अगर हम ठीक पहले जाएं तो प्रेसिडेंट आते हैं सर। अगर जब जैसे हम प्रेसिडेंट को पढ़ते हैं सर, उसमें इतने सारे आर्टिकल्स हैं, तो सर कहीं ना कहीं मुझे प्रेसिडेंट को भी पढ़ने में 1 से 130 आवर्स लग जाएगा सर। बाकी जो मतलब कि और जो है उसके आगे का जो कंटेंट वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो सर इसको कैसे अप्रोच करें, आप एक बार इसको बताइएगा जरूर। जी बिल्कुल, मैं जब अभी क्लास में पर्टिकुलर चैप्टर और सब अभी पीपीटी जब जी जी चलाऊंगा, तो मैं जी। आपकी क्वेरी को एड्रेस करने की कोशिश करूंगा। ओके सर, थैंक यू। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो प्लीज। हाँ बताइए, मैं समझ नहीं पाया था क्वेश्चन, आप एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज? सर मैंने पूछा था कि करंट अफेयर का क्या वेटेज है, तो आपने बोला कि अगर आपके बाकी सब्जेक्ट का सब वो क्लियर है देखिए तो मैंने इतना कर, करंट कर, अफेयर का वेटेज है। अगर आप देखिए, मैं सिंपल से बता देता हूँ, करंट अफेयर्स अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि 365 पूरी उठा के पढ़ना है, तो मैं उसके मना करूंगा, ठीक है। अगर कोई एक ऐसी मार्केट बुकलेट है जो यूपीएससी के एस्पिरेंट फॉलो करते हैं, ठीक है, आप कोई भी एक बुकलेट उठा के 200-300 पन्ने की हो, आप उसको गो थ्रू कर लीजिए, दैट्स इट। मैं आपको 365 सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि 10 सवालों के लिए, मैक्सिमम 10 सवालों के लिए आपके पास ना इतना समय है कि मैं आपसे बोल दूं 365 पढ़िए, वर्थ इट नहीं है वो पूरा। आप और क्या पूछना चाह रही मुझे बताइए। हेलो अगर सब बाकी सबसे क्लियर बेसिक क्लियर है तो इतना रिसर्च के बाद इतना करंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, आप लॉजिक लगाइए ना, या हिस्ट्री है, पॉलिटी, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, 40 से 45 सवाल तो यहीं से आ रहे हैं। इसमें सर कोई मेरा वही मैं पूछ रही थी। अब आपसे मैं बोल दूं कि आप करंट का कोई एंड है, बॉटमलेस है करंट। करंट अफेयर्स कौन सी मैगजीन से पढ़ोगे आप? हेलो क्योंकि वो सर। जो पेपर सेटर है वो इजी करंट अफेयर्स नहीं देगा जो आपसे बनेगा, और जो बनेगा ना नॉर्मल सबसे बन जाएगा, ठीक नहीं कि आपसे, अगर आपने सपोज करो जैसे कहता ना कि पिछली बार एक क्वेश्चन था पीकॉक टरंतुला, ठीक है, अब वो क्वेश्चन किसी ने अगर बना भी दिया, और अगर आपने, तो उससे तो कट ऑफ नहीं निकलेगा ना, अगर आपने उसके लिए 400 पन्ने की बुकलेट पढ़ी, तो मेरे ख्याल से तो वर्थलेस है वो। इससे अच्छा तो आप पॉलिटी के, इकोनॉमी के और ज्योग्राफी पढ़ लेते, तो उससे ज्यादा 5 सवाल बना लोगे। हाँ बोलिए। हेलो सर। जी सर मैं हमारा डाउट ये है कि मतलब हम बिल्कुल फ्रेशर है, तो फिर मतलब हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए? मतलब अभी तक तो ऐसा कुछ पढ़ा नहीं कोई सब्जेक्ट बराबर, इसलिए। देखिए, इसके लिए तो आप मॉक लगाइए, फिर आप अपनी एक्यूरेसी चेक करिए। जामिया आरसी के पीवाईक्यू जो हमने बुकलेट है, या जो तनवीर सर के फ्री में इनिशिएटिव में टेलीग्राम में होगा, आप उसमें पीवाईक्यू लगाइए, उसमें आपका देखिए आइडियल स्कोर कैसा आ रहेगा, हाँ क्योंकि सर, मतलब यूट्यूब पे अभी जो मैराथन क्लासेस शुरू है, अगर उस पे देख के टॉपिक समझ लिया और क्वेश्चन लगाया तो जी फिर मतलब होगा क्या?
ये तो बहुत ही है ना कि आपकी एक्यूरेसी कैसे आ रही, कोई कैसे बता पाएगा कि आपका कितना, जैसे फॉर एग्जांपल ले लिए किसी का पॉलिटी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, तो आपके हर सब्जेक्ट तो स्ट्रांग होंगे नहीं। अब जैसे मैं पॉलिटी का पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जाहिर सी बात है पॉलिटी स्ट्रांग है, तो 8 में से हो सकता है मेरे 7 सवाल सही हो जाए, 1 ही गलत हो, वहां मैं ये लेके चलूंगा। कोई इकोनॉमी मेरा स्ट्रांग है तो मैं 8-10 में से 2 गलत होंगे, 8 सही होंगे मेरे, ठीक है। मेरा मॉडर्न इंडिया, तो आप ये देखिए ना कि एक्यूरेसी किस में। अब मैं साइंस एंड टेक में अपना टाइम नहीं दूंगा, यस तो वो आपको देखना होगा। आप पीवाईक्यू इसलिए तो लगाया जाता है प्रीवियस ईयर कि आपका आइडियल स्कोर क्या है। मॉक टेस्ट लगाया जाता है जो हम 4-5 में अभी मॉक करवाएंगे तनवीर सर, तो उस मॉक में आप जब अपने आप को गॉच कर लोगे आपका आइडियल स्कोर कहाँ पर बैठ रहा है, मतलब आपको 60 में से कितने क्वेश्चन करने, 45 करने, 50 करने, वहां स्कोर थम जाएगा आपका। क्योंकि अब जैसे आप फ्रेशर हैं तो आपके पास 2 कंडीशन बनेगी कि आप सारे सब्जेक्ट तो कवर कर नहीं पाएंगे, मगर आपने मैक्सिमम जो अगर बेसिक आपने पढ़ के रखा तो आप 45-50 तक आराम से पहुंचे। आप ऐसे पे अच्छा कमांड बना के रखिए, ऐसे से नंबर गेन करिए ज्यादातर कट ऑफ क्लियर करने के बाद। यस सर। जी नेक्स्ट सर कोई जैसे पूछना चाहता ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो मतलब जी। कभी कुछ तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आते हैं, तो फिर उसको कैसे कवर करें ज्योग्राफी देखिए एनवायरनमेंट को? ज्योग्राफी में कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखिए, फंडामेंटल सवाल 6-7 सवाल थे फंडामेंटल से, ठीक है, प्योर फंडामेंटल। और इन्वायरमेंट से भी उन्होंने फंडामेंटल के ही सवाल पूछे थे, मतलब 11 आप शंकर अगर फॉलो कर रहा है इन्वायरमेंट के, शंकर मोर देन इनफ है, ज्यादा कहीं भगना नहीं। अगर कोई पीएमएफ आईएएस पढ़ रहा है उससे भी कवर हो जाएगा, पीएमएफ आईएएस या शंकर। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाना ही नहीं है। और जो फैकल्टी जूबिया मैम से अगर कोई डाउट पीवाईक्यू उन्होंने भी लिया है, जो या जो भी फैकल्टी होगी इधर, तो उनसे आप देख लीजिए। तो ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का ना एक पर्टिकुलर सोर्स रखिए, ज्यादा नहीं। ज्योग्राफी के लिए तो मैं सिर्फ एनसीईआरटी, खुद भी एनसीईआरटी ही प्रेफर करता हूँ, 11-12 की मोर देन इनफ है, वो भी फंडामेंटल। ठीक है। और सर एनवायरनमेंट का? इन्वायरमेंट की तो अगर कि कोई अभी तैयारी चालू कर रहा है या 1-2 साल, एक आध साल ही हुआ है, तो पीएमएफ आईएएस का कंटेंट का जो मटेरियल है वो अच्छा माना जा रहा है, तो उसको देख लीजिए। हम लोगों ने तो शंकर से करा था, तो मैं शंकर पे स्टिक रहता हूँ। और अगर आपका जो ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट में खासतौर पे आप ये ध्यान रखिए कि थोड़ा करंट देखना होता है इन्वायरमेंट का, जैसे कॉप हो गया, यूनेप ट्रिपल एफसी के कॉन्फ्रेंसेज हो गई, ये सब थोड़ा उस पर करंट में देख सकते हैं, कहीं वेटलैंड हो, कहीं मिला, जैसे पटना वेटलैंड है। अब इंसान के दिमाग में जाकर पटना लैंड बिहार में है, मगर वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस तरीके सवाल वो घुमा देंगे, तो इन्वायरमेंट का थोड़ा आपको करंट देखना पड़ेगा, इसलिए तो ये 2 बुक है। आप इन्वायरमेंट थोड़ा करंट देख लिए, पीएमएफ आईएएस मेरी तरफ से देख सकते हैं आप। कौन से है सर? पीएमएफ। पीएमएफ, ठीक है सर। जी सर ये ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते तो कहाँ से देखें? जी जी वो बोलिए, एक हुसैन जी बोलिए एक बार वापस। ज्योग्राफी में सर जैसे कॉन्सेप्ट्स है वो थोड़ा एनसीईआरटी समझ में नहीं आते, तो उनको कहाँ से? हाँ इसके लिए ऐसा करिए ना कि कोई भी जो जैसे सुदर्शन सर हैं उनके लेक्चर्स हैं पढ़े हुए। और जब मैंने बेसिक अपनी बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग ने 4 साल पहले तैयारी चालू करी, तो हमने रुतांजलि मैडम, भूल रहा हूँ, रुनाल सर की जो ज्योग्राफी के एक लेक्चर्स डले हुए हैं, एक वो फीमेल थी उन्होंने लिया है, बहुत अच्छे लेक्चर्स थे, उससे मेरे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए थे क्योंकि। और अगर आप देखना सुदर्शन सर भी अच्छे लेक्चर्स फंडामेंटल, मगर बहुत बल्कि है सुदर्शन सर का भी हाँ थोड़ा सर वो लेक्चर्स बहुत ठीक ज्यादा है उसमें। जाता है। तो अगर फंडामेंटल की बात करें एक बार देखिए, कोशिश करिए। अगर रुनाल वाले आपको, मुझे लग रहा है कि रुनाल जल्दी भी हो जाएगा, उसमें उसमें सिर्फ फंडामेंटल का देख लेना, उसमें फिर क्लाइमेट ये सब हटा देना, आप फंडामेंटल देख लीजिए बस, उसमें 10-15 लेक्चर है फंडामेंटल के बाद हो जाएगा आपका काम। ओके सर, ओके सर। फंडामेंटल पे करंट पता करना हुसैन जी, क्योंकि फंडामेंटल पे ही सवाल पूछ रही है जामिया आरसीए। ओके सर। तो सर आपने करंट अफेयर का बताया कि 200-300 पेज किसी टॉपर का कर लो, तो वो टेलीग्राम पे मिलेगा क्या? देखिए टेलीग्राम पे देखिए, इसमें यह है कि जैसे अगर आप स्पेसिफिक इन्वायरमेंट का, तो आप किसी का भी देख सकते हैं, जैसे पीएमएफ आईएएस की करंट अफेयर्स की बुकलेट आती है, तो इन्वायरमेंट की एक बार गो थ्रू कर सकते हैं आप, ठीक है। और जैसे डिपेंड करता है, अगर सब्जेक्ट स्पेसिफिक पढ़ना चाह रहा है तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक। और जैसे शायद आतिश माथुर सर का आता है, 200-250 पन्ने का बुकलेट होता है आतिश माथुर का, वो निकालते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। ओके सर। सर मृणाल सर का आपने वही बताया ज्योग्राफी, सर वो तो इकोनॉमिक्स के टीचर है ना? नहीं, उनकी ज्योग्राफी पहले वो इंडिपेंडेंट जब थे तो अन अकेडमी से पहले ज्योग्राफी उनके कोई एक्स स्टूडेंट होंगे, सिलेक्टेड हैं वो,
उनके लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप रुनाल ज्योग्राफी डालेंगे दिख जाएगा आपको। इसके अंदर क्या क्या आज कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं और उसी से सवाल बनेंगे। उससे ज़्यादा आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कंपनी रूल और क्राउन रूल, ठीक है, 1773 से अगर जो चालू हो रहा है और 1857 तक आपको जो स्ट्रगल जो भी चला आएगा, जैसे पिट रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया आपका, उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 हो गया आपका, ठीक है, 53 हो गया। तो ये आपको पूरा का पूरा इसका जो बेसिक फंडामेंटल से आपको देखना है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्राउन रूल हो गया, क्राउन रूल आपको देखना है पूरा 18 जो भी 1858 एक्ट आया, ठीक है, 1850 एक्ट में मेजर मैं आपको बताते जाऊंगा। अभी सिर्फ एक इंडेक्स बता रहा हूँ आपको कहाँ से क्या क्या देखना है, क्योंकि लक्ष्मीकांत इतनी बल्कि आपको बस यही टॉपिक्स पढ़ना है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी हो गई, कौन, उसके बाद आपकी फंडामेंटल राइट्स कमेटी हो गई, तो ये सब यूनियन कमेटी हो गई, वो सब देखना है। साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आपको साइलेंट फीचर्स में जैसे आपको देखना है कहाँ से कौन कौन सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सोर्सेज जैसे आपसे हर साल पूछा गया, जैसे ब्रिटिश से क्या लिया, जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया है, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स अगर आ गया क्वेश्चन, कहाँ से लिया, फंडामेंटल राइट्स हो गए, तो फंडामेंटल राइट्स यूएस से लिया गया है, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे अभी, ठीक है, उसमें भी बेसिक लेआउट बताते जा रहा हूँ आपको। उसके साइलेंट फीचर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी के अंदर इस साइलेंट फीचर्स में शेड्यूलिंग भी देखना होगा आपको, शेड्यूल कितने हैं। उसके बाद किसी ने सवाल पूछा था इससे पहले, जैसे पेरेंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से हाईली प्रोबेबल टॉपिक है, पूछा जाता है एक से एक सवाल, मतलब पीवाईक्यू में। तो उसके बाद सिटीजनशिप है, अभी तो चलिए हटा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स एक सवाल पिछली बार भी पूछा है और इस बार भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स है, ये प्रोबेबल टॉपिक है, इसमें आएगा ही आएगा। डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बार जैसे 106 थे, पिछली बार नहीं पूछा गया, 106 भी कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन बिल इस बार वापस टेबल की हुआ था तो जो पास नहीं हो पाया, तो 106 अमेंडमेंट हो गया, पूछ सकते हैं। 105 104 जैसे जीएसटी हो गया, ठीक है, ये सब आपसे पूछा जाएगा टॉपिक्स। तो अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द 1973, तो 1970 केशव नंदा भारती केवल याद नहीं रखना है, आपको शंकरी प्रसाद से चालू करना है। जैसे क्वेश्चन आ गया कि सबसे पहला, देखिए अब लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग कैसे नहीं होती, जो जामिया आर्ट से पूछता है, पहला ये है कि सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस केस के बाद, मतलब चैलेंज हुआ, मतलब फर्स्ट अमेंडमेंट किस उसके बाद हुआ, तो शंकरी प्रसाद से चालू हो रहा है। उसके बाद गोलकनाथ हो गया, उसके बाद जो केस आगे बढ़ रहा है, उसके बाद ये बेसिक स्ट्रक्चर का एक सवाल कहीं ना कहीं, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए मैंने लिखा कि वो कहाँ तक कैसे पहुंचा है बेसिक स्ट्रक्चर, तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक स्ट्रक्चर कैसे इवॉल्व हो रहा है, इस चीज को ध्यान रखना है जब हम पढ़ेंगे अभी। सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स क्या क्या है, जैसे आपका कैबिनेट क्या, कई मेंशन है, जैसे यूपीएससी में भी पूछा गया, मेरिट डीमेरिट पार्लियामेंट गवर्नमेंट, फेडरल और यूनिटरी, ठीक है। उसके बाद सेंटर स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट काउंसिल का देखिए क्वेश्चन आया था, और मतलब इससे पहले हम लोगों ने जो किया है, आपको 10 साल का हम एनालिसिस करके बता रहे हैं, आपके पास हो सकता है बुक में 5 साल का हो, तो 10 साल में सिर्फ यही सवाल पूछेगा इसी में से। नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, देखिए नेशनल इमरजेंसी का सीधा सीधा सवाल आया है, और अगर आप ये साइड जो पीपीटी है पिछले बार की, और अगर आपको लगता है आप देख सकते हैं, हमने प्रिडिक्ट किया था नेशनल इमरजेंसी सवाल आएगा, और आया भी था नेशनल इमरजेंसी से, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट, देखिए वाइस प्रेसिडेंट लिखा हुआ है, अभी एक कैंडिडेट ने हमसे सवाल पूछा था कि सर वाइस प्रेसिडेंट, हम तो प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट नहीं, क्योंकि वो जो पेपर सेटर है वो 10, उसके पास एक ही चीज होती है, आपका पीवाईक्यू, उसको एक पीवाईक्यू दिया जाता है, ये 10 साल का प्रीवियस ईयर है, इसी के बेसिस पर सवाल बनाइए, ठीक है। तो हो सकता है इस बार पार्लियामेंट और कमेटी से सवाल पूछ ले, पार्लियामेंट से, तो पार्लियामेंट से पूछा नहीं है, पिछले साल भी नहीं पूछा उन्होंने, और एक सुप्रीम कोर्ट और जुडिशियल रिव्यू से आएगा ही आएगा, पिछली बार पीआईएल में पूछ लिया उन्होंने, देखिए आप देख सकते हैं, मैं ये स्लाइड पिछले साल भी पड़ी हुई थी और अभी भी आप, इसलिए मैंने कहा मेरे लेक्चर्स पर विश्वास करिए, ठीक है, आपको इससे बाहर कहीं नहीं मिलेगा, कुछ नहीं तो पूरा पीआईएल पे सीधा सवाल है, आप जाके देख, अभी मैं पीवाईक्यू कराऊंगा, आप देख पाएंगे उसमें। फिर स्टेट गवर्नमेंट में कितना करना है मैं आपको बता दूं, गवर्नर करना है आपको, गवर्नर, ठीक है। उसके बाद ग्राम न्यायालय, पंचायती राज और शेड्यूल ट्राइबल एरियाज, बात ज्यादातर। स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट को थोड़ा बहुत देख सकते हैं बस, फैमिली कोर्ट, ये सब ऊपर से, मतलब
स्टेट गवर्नमेंट को इतना ज्यादा वेटेज नहीं देना है हमें, स्टेट गवर्नमेंट लोकल, लोकल में पंचायत और म्युनिसिपल, बस इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि इस बार फाइनेंस कमीशन है 16 तो हो गया फाइनेंस कमीशन, तो 16 फाइनेंस कमीशन ये मान के चलिए हाईली प्रोबेबल टॉपिक है, 16 फाइनेंस कमीशन पूछ लिया जाएगा इस बार। और पंचायती राज तो फेवरेट है ही, एक सवाल उधर से बनना है, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया 5th और 6th शेड्यूल से एक सवाल बनता है, तो आप ये मान के चलिए पिछली बार 5th और 6th शेड्यूल नहीं पूछा तो इस बार पूछ सकते हैं वो, पिछले नहीं तो 2024 में उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो अभी मैंने आपको पता हाई यील्डिंग टॉपिक कौन सा, पहला ये हो गया आपका, ठीक है, ये हाई यील्डिंग टॉपिक है, दूसरा मैंने आपको पता ये हाई यील्डिंग टॉपिक है आपके। उसके बाद मिसलेनियस, देखिए मैंने बहुत ही शॉर्ट में रखा, ज्यादा इससे कुछ है ही नहीं, आपकी लक्ष्मीकांत इसी में पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपके एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन हमेशा इंपॉर्टेंट है, इस बार भी हैगा क्योंकि एंटी डिफेक्शन रहेगा। अब इलेक्शन लॉज है, इलेक्शन लॉज 1951 और 50 ये दोनों आपको देखना है, आप कुछ मत करिए, गूगल कर लीजिए, बेसिक बेसिक पॉइंट याद रखिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। फिर पॉलिटिकल पार्टीज इस बार पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे आम आदमी पार्टी जो है उसको नेशनल पार्टी का स्टेटस भी मिल गया है, और कुछ पार्टी जैसे अब टीवीके हो गया, अभी देखा होगा आपने न्यूज में, वो स्टेट एज इमर्ज कर गई, एज स्टेट पार्टी बन गई, तो हो सकता है क्वेश्चन फंडामेंटल भी पूछ ले आपसे, यहाँ नहीं तो यूपीएससी में मिल ही जाएगा आपको। कोऑपरेटिव सोसाइटी इंपॉर्टेंट, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आपको बता दूं कौन सी है, जैसे अभी सबसे ज्यादा क्या है, ईडी, ठीक है, लाइमलाइट में रहती है, तो अब ये करंट अफेयर से पूछ लेगा, ईडी बना के, ईडी हो गई आपका, सीबीआई हो गई, ठीक है, उसके बाद एक आदमी कोई हो गया, आईबी हो गया, तो मतलब मेन तो ईडी ही पूछेगा, वो ईडी पे ही थोड़ा बहुत देख लेना बस, ठीक है, ईडी का फंक्शनिंग पूछता है ज्यादातर। तो उसके बाद देखिए सीएजी पूछा है पिछली बार भी, हमने सीएजी हमने सिर्फ पर्टिकुलर दिखा दे सीएजी, अभी हम उसका पीवाईक्यू में आपके तो प्रूफ के साथ आपको कराऊंगा, और ये पीपीटी आप हमारा जो आरसीएससी टॉप चैनल हैगा आप देख लेना, पहले मेरी ये पीपीटी पड़ी हुई है पिछले साल भी, और आप इसी पे भी स्टिक करके देखिए और पेपर देख लेना बस आप विश्वास करके। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, नेशनल कमीशन फॉर बीसी एसटी एससी, ये तीनों कमीशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर सवाल पूछते हैं वो लोग। जीएसटी काउंसिल और फाइनेंस कमीशन इस बार हाई प्रोबेबल है, यूपीएससी और इलेक्शन कमीशन पे आ सकता है, क्योंकि इम्पीचमेंट मोशन भी लाया गया है दोनों के बाद, और यूपीएससी में अब एक चीज ध्यान रखना है, ये जो ये बॉडीज है ना, इसमें आर्टिकल थोड़ा अब ज्यादा पूछा जा रहा है, मतलब यूपीएससी में भी पूछा जा रहा है और जामिया आरसी भी पूछेगा, तो थोड़ा आर्टिकल पे ध्यान रखिए, आर्टिकल पूरे आर्टिकल नहीं, मगर मैंने ये जो बॉडीज बताई ना, इन बॉडीज के आर्टिकल थोड़ा याद रखिए, कहाँ से, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, डिलिमिटेशन कमीशन, जैसे अभी डिलिमिटेशन कमीशन है, ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन का 82 से ड्राइव होगी पावर, तो इसमें एक स्टेटमेंट बना के दे देंगे आपको कि जुडिशियल रिव्यू के पास क्या डिलिमिटेशन का जो ऑर्डर होगा, क्या सुप्रीम कोर्ट उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, तो इसका जैसे एक ही केवल यही चीज है जो सुप्रीम कोर्ट नहीं रिव्यू कर सकती है, तो एक स्टेटमेंट बना देंगे, तो ये हो गया हमारा। अब ये इतने ही टॉपिक करने बस, तो आप इस जो फ्रेशर हैं वो ये कर लें, और जो बहुत ही मतलब दूसरा तीसरा अटेम्प्ट दे रहा है तो जो मैंने हाईलाइटेड टॉपिक बताया वो करना है बाकी आपको, ठीक है। और बाकी जो मैं लक्ष्मीकांत में जो ऊपर से भी बताते जाऊंगा जो भी, क्योंकि पूरी लक्ष्मीकांत तो कवर करना आपको ही पता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल 2 घंटे में, कल और आज में, ठीक है, मैं बेसिक कवर कर दूंगा कैसे पढ़ना है, क्योंकि अगर आपको पढ़ना ही नहीं आता तो आप 2 साल लक्ष्मीकांत पढ़ रही है, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। अब देखिए पिछले साल का हम पीवाईक्यू देख सकते हैं तुरंत, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, ठीक है, नॉट करेक्ट किसमें पूछा है, रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल राइट्स, मैंने आपसे क्या बोला था कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पूछते हैं, बीएसडी पूछते ही डॉक्ट्रिन, आप देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का, अगर आपने पूरा केस मिनर्वा मिल्स तक का केस पढ़ेंगे आप तो सीधा क्वेश्चन है, और जाके मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, आप ये पीपीटी पिछले साल पढ़ी हुई है, आरसीएससी टॉक्स में देख लीजिए और आपको सीधा सवाल मिलेगा। इसलिए मैंने स्टार्टिंग, कुछ लोगों को लगता है स्टार्टिंग करने से पहले 10-15 मिनट में समझाया, क्योंकि आदमी को लगता है कि यार इससे कोई मतलब नहीं है, और यही हमारा सबसे बड़ा प्रिपरेशन का फ्लॉड है, क्योंकि जो अच्छी फैकल्टी होगी ना वो अपने कंटेंट पे स्टिक रखेगी, आप उनको टाइम पीरियड से ज्यादा उस पर उन्होंने रिसर्च करी है, 10 साल के, मैंने 10 साल के पेपर रिसर्च किया, उसके बाद ये पीपीटी तैयार करी थी, यही टॉपिक पे आप रखिए, और आप अगर जामिया आरसी का जिस दिन पेपर है आप खुद कहेंगे सर वही है, किसी ने गेस नहीं किया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन मैंने अलग से लिखा है, देखिए उसने पूछा है डीपीएस पे फंडामेंटल राइट पे क्वेश्चन, आप एलिमिनेट करोगे तो एलिमिनेट हो जाएगा। ऑल द डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव बीन गिवन प्रेसिडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स,
अब क्या था, फंडामेंटल राइट्स के डीपीएसपी, तो इसमें एक ही केस था, सबको पता है 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी सरकार ने किया था, उसी को चैलेंज किया गया था पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये केस उधर से बढ़ते हमारा जो केशव नंदा भारती जजमेंट आया था, तो अगर ये क्वेश्चन देखिए उस पे था 42nd अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखिए उन्होंने पूछा डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, तो जिसका आंसर था, इसका आंसर वन साइड नॉट करेक्ट पूछा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा चौथा तो सही, अगर आप एलिमिनेट करोगे आप 1 1 2 3, अब देखिए लॉजिक लगाइए, कुछ लोग कहेंगे कंफ्यूज हो रहे हैं, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट अगर सही दिया होता तो भाई ये सेकंड सही होता, तो ऑप्शन के जाओगे तो आपका ए निकल के आ जा रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंगली, भाई फोर्थ वाला तो सही है ना, नॉट करेक्ट पूछाएगा। अब कुछ लोगों ने गलत पढ़ के उसमें राइट ढूंढने लगे, देखिए नॉट इनने बोल्ड नहीं करा था, ये थोड़ा इनका फ्लॉड था, मगर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट, जो एक सवाल पूछा गया था, किसी ने हमसे पूछा था वाइस प्रेसिडेंट कितना पढ़ने का, तो भैया वाइस प्रेसिडेंट क्या पढ़ोगे आप, वाइस प्रेसिडेंट सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या है कि वो चेयरपर्सन है किसका, राज्यसभा का। ठीक है, उसके बाद उसका क्या है, रिमूवल प्रोसेस क्या है, ठीक है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस क्या है, ठीक है, अपॉइंटमेंट, रिमूवल, और उसका इलेक्शन कैसे होता है, बस खत्म हो गया। अब आपको वो क्या है कैसा है इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको इलेक्शन कैसे होता है, वो चेयरपर्सन राज्यसभा का है, रिमूवल और अपॉइंटमेंट, दैट्स इट, बाकी आपका कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। और देखिए यही सवाल पूछा उसने, केवल ज्यादा पूछा ही नहीं कुछ। ठीक है, इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबव स्टेटमेंट करेक्ट, तो इसमें देखिए वाइस प्रेसिडेंट रिमूवल का पूछा है, अब इस बार हो सकता है प्रेसिडेंट का पूछ ले, क्योंकि वो तो चला गया। देखिए पीआईएल सीधा क्वेश्चन आया है, पीआईएल आप बताइए, लक्ष्मीकांत में इतना सब कुछ लिखा है, मैंने आपको बताइए पीआईएल स्पेशल मेंशन किया था कि पीआईएल पूछेगा, क्योंकि पीआईएल उस टाइम का बहुत हिस्टोरिक जजमेंट है, तो पीआईएल पूछा उन्होंने। अब इसमें से देखिए प्रोटेक्ट डिफ्यूज राइट डिफरेंट, अगर आप एलिमिनेशन से करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन इसलिए अभी बता रहा हूँ, एलिमिनेशन टेक्निक में आपको बताऊंगा, एक मेरी सेपरेट क्लास है एलिमिनेशन की, ठीक है, वो पूरा पेपर में कवर करूंगा, आप उस पर भी निश्चिंत हो जाए। मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपने टॉपिक दिए ना, आप उस पर दिए देखिए बस। उसके बाद देखिए फाइनेंस कमीशन, देखिए सीधा सवाल है फाइनेंस कमीशन, इस बार भी बोलना फाइनेंस कमीशन बहुत हाईलाइटेड है, 16 फाइनेंस कमीशन पूछ सकते हैं फिर से। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो फाइनेंस कमीशन इस बार डिलिमिटेशन कमीशन याद रखना, बहुत फेवरेट टॉपिक उनका, डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बना है, 4 बार बन चुका है ऑलरेडी डिलिमिटेशन कमीशन, वो दे देंगे 5 डिलिमिटेशन कमीशन बन चुके हैं, आप गलत हो जाएगा 4 है, अब कहोगे सर फैक्ट ये तो कहीं लक्ष्मीकांत में दिया ही नहीं था, कहीं लिखा ही नहीं था, तो वो आपको थोड़ा इसको करंट से देख लेना पड़ेगा आपको। तो डिलिमिटेशन कमीशन में बता दिए, इस बार फेवरेट टॉपिक उनका बनेगा। ठीक है, उसके बाद में सिर्फ देखिए क्या बोला है, वो अमेंग द फॉलोइंग फर्दर ऑफिस, देखिए सीधा सीधा मेरा देखिए कंट्रोलर, अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी के मेंबर, सीधा मैंने तीनों टॉपिक दिए थे और सीधा पूछा उन्होंने। ठीक है, तो अब लॉजिक लगाइए, अटॉर्नी जनरल को कौन रोक सकता है, बाकी अभी भी मुकुल रोहतगी वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेंबर मतलब चेयरमैन तो है नहीं, मेंबर है, तो मेंबर चेयरमैन भी बन सकता है, तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीएजी, सीधा आंसर था इसका। अब एक क्वेश्चन था फंडामेंटल राइट्स आर एक्सक्लूसिवली एंजॉयड बाय सिटीजंस ऑफ इंडिया, तो कौन सा फंडामेंटल राइट्स है, एफआर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, एफआर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये एकदम सत्य, 22 पन्ना है पॉलिटी के अंदर, उसमें से एक सवाल बनेगा। ठीक है, इस बार कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मेंस्ट्रुएशन से लेके मैटरनिटी लीव्स उससे लेके, तो आर्टिकल 21 थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस बार यूपीएससी में भी। ठीक है, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी देखिए आया है। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल और नेशनल इमरजेंसी दोनों पूछ ही लेंगे कहीं ना कहीं से घुमा घुमा के, क्योंकि सेंटर स्टेट रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पार्लियामेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पार्लियामेंट से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये फेवरेट टॉपिक उनका। ठीक है, यही सवाल थे पूरे के पूरे। अब हम चालू करते हैं, तो मेरे ख्याल से कि आप लोग कोई डाउट है इसमें, अब आगे फिर आगे बढ़े, हम लक्ष्मीकांत ओपन करें। अब किसी को और कुछ डाउट हो कि कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, कितनी पूरी बुक पढ़नी है, मेरा मेन मकसद ये था पीवाई को दिखा के आपको कि भाई कितना पढ़ना है, पूरे लक्ष्मीकांत को ना आपके पास समय है पढ़ने का, और पढ़ना कितना नहीं। आप चले आए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में सारे ही पढ़ ला, सीबीडी पढ़ लीजिए, ठीक है, बाकी नहीं पूछेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है,
देखिए अब पढ़ना कैसे है, पहले मैं आपको बता दूं। जैसे हम क्या होते हैं ना, हम हाइलाइटर, आजकल क्या है, हाईलाइट हाईलाइट करके बैठ गए, हम ये एक एक बुक देख रहे हैं 16 से, हमारा दिमाग क्या जा रहा है 1600, 65, ठीक है, 1858, बंगाल बिहार उड़ीसा। ये स्टेट स्टेट लेवल की अप्रोच है, जो स्टेट में पीसीएस के एग्जाम देते हैं ना, वो इस तरीके से अप्रोच करते हैं। और जो हम जामिया आरसी जब यूपीएससी की तैयारी में है ना, तो हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए, अच्छा दीवानी राइट्स क्या होता है, ये जामिया से पूछेगा। अब उसने दो स्टेटमेंट बना दिए, रेवेन्यू राइट्स और सिविल जस्टिस, समझ रहे हैं, ये दो आता है दीवानी राइट्स के अंदर। ये सवाल बन जाएगा आपका कि दीवानी राइट्स में कौन कौन से चीजें पावर इंक्लूड है। अब उनने क्रिमिनल लिख दिया, ठीक है, अब लक्ष्मीकांत में साहब तो लिखा ही नहीं है कुछ, तो इसमें जब स्पेसिफिकली लिख दिया कि रेवेन्यू और सिविल में मिलेगा, कहाँ, तीनों जिलों में। अब आप ये यही रखते रहेगा कि कब क्या कैसा, तो ये मैं तरीका बता रहा हूँ कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्या फर्क है। यूपीएससी क्यों नहीं पूछता है, यूपीएससी कब नहीं पूछता, क्यों पूछता है, तो ये इसलिए मैंने बताया कि 65 में जो कंपनी जो ट्रेडिंग राइट्स थे केवल, उसको दीवानी राइट्स मिल गए। 65 जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो इसमें 1950 उसके बाद देखिए ये रूल लिखा कंपनी और क्राउन रूल के बाद। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट देखिए, मेन क्या था रेगुलेट, मैं थोड़ा ओवरव्यू बताते जा रहा हूँ। रेगुलेटिंग एक्ट क्या था 1773 का पहला। अब क्वेश्चन आ सकता है कि पहला केस मेजर स्टेप कौन सा लिया गया था जिससे चीजों को फॉर्मलाइज किया गया था, तो आप ये बोल सकते, ऑप्शन दे देगा आपको बनाने के लिए, बना के। तो इसमें क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंट्रोल करा था ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक प्राइवेट कंपनी थी जो अनरेगुलेटेड चीजें कर रही थी 65 के दौरान भी, तो उसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट दिया 70 से पहला मेजर एक्ट आया। तो इसमें क्या है, देखिए अब दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। उसने क्या, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी फर्स्ट टाइम क्या रिकॉग्नाइज किया, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, मतलब जो भी किस तरीके से इंडिया को गवर्न करेंगे, जो भी उस टाइम में उनकी टेरिटरी थी, वो राइट्स दिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन मतलब डे टू डे फंक्शनिंग और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्वेश्चन बना देगा कि पहला ऐसा कौन सा एक्ट था जिसने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की नींव रखी, ठीक है, ऑप्शन आ जाएगा 1773, ठीक है, 1813, 1833, ठीक है। तो अब इसी में आपको ध्यान रखना कि पहले 73 सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि वो एज इट इज उठा लेगा। मैं मतलब पूरी बुकलेट मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ना कैसे है, मेरा ध्यान आपको ध्यान रखिए पढ़ना कैसे। कुछ लोग जो क्लासेस स्किप कर गए होंगे उनको लगता होगा यार ये लक्ष्मीकांत जी तो पढ़ाएंगे, हमने तो बहुत बचपन से पढ़ के रखी है। समझिए, जब कोई क्लास चलती है, किसी का 4-5 साल का उसमें एक्सपीरियंस है, तो वो पढ़ने का तरीका आपको बताएगा। अगर आपको तरीका पता चल गया ना, आप यकीन मानिए इस यूपीएससी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी। और नहीं तो आप जिंदगी के 10 साल लगा देंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बस यही पढ़ते रहेंगे, 73 रट लेंगे, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन तो आपको दिखेगा ही नहीं, ठीक है। तो क्या था कि पहले जो गवर्नर जनरल बंगाल था, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल को कहा गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट डिफरेंट गवर्नर थे, जैसे बॉम्बे का था, ठीक है, उसके बाद अपना मद्रास का था और बंगाल का था। आप बताइए इसको गवर्नर ऑफ बंगाल की जगह गवर्नर, आपके पास क्वेश्चन आ चाहिए सर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्यों बनाया गया, आपने तो रट लिया, अब आपको पता ही नहीं है, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का मतलब हुआ कि उसको एक अथॉरिटी पूरी अलग से मिल गई। उसको वो ऐसा है कि बाकी जो मद्रास प्रोविंस था या मुंबई प्रोविंस था वो उसको ऑर्डर दे सकता था। इसका मतलब ये था, इसको कभी आपने सुना गवर्नर जनरल बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, नहीं, बल्कि तो तीनों प्रोविंस थे ना। ये जब पढ़ो ना तो दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, यूपीएससी यही पूछ पाएगा। आपको यूपीएससी पे फोकस करना, जामिया से तो निकल ही जाएगा, यूपीएससी निकल गया तो, ठीक है, उसमें मतलब अगर आप उस लेवल पे तैयारी करोगे, ठीक है। तो अब मैं आपको पढ़ना इसलिए सिखा रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद तो फर्स्ट गवर्नर जनरल क्या है, लॉर्ड वायरन हास्टिंग, बस ये आ गया। अब ध्यान रखना आप कि उसके बाद 1+4 की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ये ध्यान रखो, इधर लिख लो, अब इधर 4 लिखा है ना, तो 1 गवर्नर +4, इस तरीके से आप इसको ध्यान रखिए। देखिए अब देखो मैंने तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा नहीं, आप पहले अगर आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का देखो, बॉम्बे मद्रास पे सब ऑर्डिनेट आ गया ना, सब ऑर्डिनेट, अब ये देखिए सब ऑर्डिनेट हो गया वो, ठीक है। इसके बाद ये, इसके बाद एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस, ठीक है, एक चीफ जस्टिस, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई,
ये ध्यान रखना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आएगा कि पहला गवर्नर जनरल चीफ जस्टिस या कोई क्या था, तो वो आप याद रखना, वो हिस्ट्री का पार्ट है, वो आप देख लेना खुद जी। इसमें चीफ जस्टिस लिखा है, तो पहला चीफ जस्टिस कौन था, देखिए 3 मेंबर कौन थे, ये देखिए हिस्ट्री का सवाल बन जाएगा ये इस तरीके से। फिर इसी तरीके से उसको अमेंड किया गया, क्यों 1+4 था, डेडलॉक आ रहा था पूरा का पूरा कहीं ना कहीं, तो इस एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, ठीक है। अब ये इसके अंदर मेजर क्या था, फ्रेम 71 हुआ, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। देखिए वे कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन, तो इसमें कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन को अलग कर दिया। देखिए पहले में पॉलिटिकल फंक्शन था, एडमिनिस्ट्रेटिव था, मगर कमर्शियल नहीं था, तो इससे क्या हुआ, रिश्वत बहुत हो रही थी, मतलब करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, करप्शन को रोकने के लिए ये सब करा गया। अब इसमें एक मेजर क्या है, फैक्ट क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ब्रिटिश जो पॉलिटिकल अफेयर्स मैनेज करेगा, तो किस में था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। देखिए बेसिक ही एक्ट है ना, देखिए 4-5 फैक्ट पूरे के पूरे आ गए, इसलिए मैं थोड़ा इसको पढ़ा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना, देख लीजिए इसको। फिर 1786 से हो गया, इसको देख लेना, कमांडर इन चीफ बना दिया गया जैसे आपको लॉर्ड कॉर्नवालिस को। फिर चार्टर एक्ट 1793 एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है 1813 का एक्ट, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें जो पहला ही पॉइंट है ना, ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी गई, ये थोड़ा हिस्ट्री का भी पार्ट आता है। उसके बाद चार्टर 1833, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, जो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ उस पर फोकस रखना है आपको, क्योंकि अब जो गवर्नर जनरल बंगाल के थे ना, वो गवर्नर जनरल बन गए इंडिया के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो क्वेश्चन आएगा कि पहला कौन सा एक्ट था जिससे गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देखिए इधर से सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। उसके पास कौन कौन सी पावर थी, सिविल, मिलिट्री, इंटायर टेरिटोरियल बाईपास, लॉर्ड बेंटिक पहले थे। इसके बाद एक ज्यादा था, इसका क्वेश्चन देख लेना एक बार, जो भी 3-4 पॉइंट लिखे हैं। चार्टर 1853 सिविल, मिलिट्री, रेवेन्यू, जी रेवेन्यू की पावर भी थी ना, जैसे आपने कहा सिविल जी और जी जी मिलिट्री। जी 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 पूरे पूरे मतलब देखिए क्या था, इस 1833 के जो एक्ट है ना, इसने सेंट्रलाइज कर दिया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रलाइज कर दिया पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इंडिया के अंदर जो चलता हुआ आ रहा था। उसके बाद चार्टर 1853 का चार्टर भी एक बार देख लेना, ठीक है, क्योंकि 1850 में काउंसिल आ जाएगी, काउंसिल इस तरीके से एंट्री ले लेगी। काउंसिल का मीनिंग समझा देता हूँ आपको। देखिए पहले क्या हो रहा था, जैसे हमारे पास पीएम है, ठीक है, पीएम है, अब पीएम ही सारे फैसले ले रहा है। तो जैसे इंदिरा गांधी वाले केस में क्या हुआ था, उनने इमरजेंसी खुद ही लगा दी थी, किसी से पूछा ही नहीं, फिर वहां से निकल के आया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। इसी तरीके से जो पहले 1883 में लॉ मेंबर तो जोड़ दिया उन्होंने, लॉ मेंबर, मगर लॉ मेंबर मतलब कानूनी सलाह देगा, जैसे हमारा लॉ मेंबर होते, लॉ कमीशन बनाया जाता है इसी तरीके से। मगर ये ओवर द पीरियड ये टाइम हुआ कि अनलिमिटेड पावर आ रही है, किसके पास, गवर्नर जनरल के पास, इंडिया के जो बने थे। तो इसमें अब ये आया कि काउंसिल बनाई जाए, काउंसिल, ठीक है, काउंसिल की बात हुई, ठीक है। हेलो, हाँ, कुछ रेस किया किसी ने कुछ? सर ये डाउट था, जैसे आपने कहा इंदिरा गांधी के टाइम में काउंसिल निकल गया, तो सर काउंसिल था कैबिनेट था? सॉरी कैबिनेट, थोड़ा कैबिनेट सॉरी कैबिनेट, ठीक है। तो कैबिनेट मतलब आप कैबिनेट से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते थे, मगर वो बहुत अम्ब्रेला बॉडी थी, उसमें केस में ये था, तो उन्होंने कहा कैबिनेट से आपको डिसीजन, कैबिनेट की मंजूरी चाहिए उसमें, क्योंकि एक इंडिविजुअल पर्सन अगर लेगा, देखो इसमें लॉजिक है, क्यों आया इसमें, आप क्वेश्चन आ सकता है ना, अगर कहीं हो तो आप करेक्ट कर सकते, कोई इशू नहीं है भाई, देखिए हम भी इंसान ही हैं, ठीक है, ऐसा मत, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि आप मुझे करेक्ट करेंगे तो मुझे बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, नहीं सर नहीं। बिल्कुल, तो आप बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं क्या कह रहा था कि कुछ इंडिविजुअल पर्सन होता है ना, तो वो उसमें पावर बहुत ज्यादा, वो कहते हैं ना अथॉरिटेरियन बन जाता है, तो अथॉरिटेरियन, तो इस वजह से जो कम, और ये क्यों किया गया था, ये हमारे फायदे के लिए नहीं। अब क्वेश्चन अगर फ्रेम कर दिया यूपीएससी ने या जामिया आरसी ने कि जो 1853 में जो काउंसिल बनाए गए वो हमारे फायदे के लिए थे, हमारे फायदे के लिए कुछ नहीं था, अंग्रेजों ने हमारे फायदे के लिए नहीं, क्योंकि कंपनी के अंदर जो एक जो हेड होता था वो बहुत ज्यादा लिमिटेड, तो काउंसिल की, अब वो पूछ सकते हैं कि पहले 3 इंडियन मेंबर कौन थे काउंसिल के, वो सब आप देखते रहना, ठीक है, वो आपके अंदर इस तरीके से पूरा देख लेना, ठीक है। मैकॉले कमेटी इंपॉर्टेंट हो, थोड़ा पढ़ लेना आप। अब आया क्राउन रूल। अब
अब जैसे कुछ लोग बता सकते हैं क्राउन रूल और कंपनी रूल में क्या फर्क था, कुछ बता पाओगे, कुछ बेसिक क्यों था? कंपनी सर क्राउन में ताज का शासक था और एक बता, कंपनी रूल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन था, तो उसको खत्म करने के लिए क्राउन रूल आया। तो उसका चेंजेस क्या हुआ? क्राउन रूल वहाँ की गवर्नमेंट थी। सर गवर्नमेंट का डायरेक्ट वहाँ पे शासन हो गया ना, फिर वहाँ ब्रिटेन की गवर्नमेंट का इंडिया में। यस, हाँ, ये ब्रिटेन के गवर्नमेंट का पहले क्या हो रहा था कि वहां पर एक कानून बना के जैसे भेज दिया जा रहा है, ठीक है, तो कानून बना के भेज दिया जा रहा था केवल कि भाई आपके लिए एक सेपरेट लॉ पास हो गया। फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप कि एक एक्ट है हमारे देश में, कोई एक्ट है, हमने कोई कहा नहीं, वही एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो ज्यादा पावर किसमें होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, क्योंकि उसको हटाना बहुत मुश्किल होगा। इससे पहले क्या होता, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो था वो एक लॉ बना देता था, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता था। मगर जब क्राउन रूल लागू हो गया ना, तो क्राउन रूल लागू होने से क्या हो गया, जो उधर का पूरा सिस्टम हो एज कॉलोनी की तरह ट्रीट करने का नहीं है। अब कुछ भी होगा, छोटी छोटी इशू में, डे टू डे अफेयर्स में भी ना, जो वहां की क्वीन थी, वहां की कैबिनेट थी, वहां की पार्लियामेंट थी, वो अब इंटरफेयर डायरेक्ट करेगी। ठीक है, इससे पहले क्या हो रहा था, भैया कानून बना दिया, आप अपना चला रहे हो, तो उससे क्या हो रहा था, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अकाउंटेबिलिटी ले ली। अब यही क्वेश्चन आ गया मेंस के अंदर, आ जाएगा यूपीएससी के अंदर कि डिफरेंस बताइए, तो क्राउन रूल का डिफरेंस पता होना चाहिए। और अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो आप ये लॉर्ड कैनिंग याद रखिए, और ये लास्ट गवर्नर जनरल भी थे उस टाइम से, और पहले ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले ये बने। वो अब इधर से क्या आया, वॉइस रॉय। अब कोई बताएगा कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वॉइस रॉय ऑफ इंडिया क्यों कहा गया? हाँ, आप कुछ लोग 4-4 3-3 बार ऑलरेडी, मतलब 2-2 बार यूपीएससी दे चुके होंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं उनको तो पता होना चाहिए। सर क्योंकि जो कंपनी जो थी, जो कंपनी थी ना, कंपनी से जब ब्रिटिश अंपायर था, जब करके बताइए। हाँ ठीक है, जब उन्होंने जो पावर है ना उनसे ईस्ट इंडिया कंपनी से लिया था 1858 में, तब वो जो गवर्नर जनरल थे वो वाइसराय हो गए। ठीक है, कहीं ना कहीं सही। हाँ, एक कोई और भी बोल रहा था, आप बताएंगे? सर वाइस रॉय मतलब वाइस रॉयल्टी होता है। सॉरी मैं हिंदी उतना अच्छा नहीं है, हाँ, इंग्लिश में बोलिए, लेकिन इंग्लिश में बोलिए, कोई इशू नहीं, इंग्लिश में। basically after the governor general basically post this act, the representative who was the viceroy came directly under the crown, so he was designated as the viceroyalty, and he derived the powers from the crown itself, and the governance shifted to the British, I mean the kingdom itself, rather than the company. ओके ओके, सो अगर आपको कहीं भी लगे थोड़ा कोई भी चीज ना, तो आप मुझसे बोल सकते हैं कि इंग्लिश में भी बोल दीजिए, ठीक है। मुझे ज्यादातर, क्योंकि हिंदी बेल्ट के ज्यादा लोग हैं, जैसे तनवीर सर ने बताया था, इसलिए मैं थोड़ा हिंदी में लेके चल रहा हूँ उसको, सेशन को, ठीक है। सॉरी Thank you, sir. अगर आपको लगे कोई टर्म को कि सर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम इंग्लिश में कर देंगे। जी जी सर, थैंक गवर्नर यू। जनरल ऑफ इंडिया जो था वो इंडिया को मतलब चलाता था, और वो जब क्राउन रूल आया तो वो क्राउन रूल की तरफ से वाइसरॉय संभालता था नहीं तो एज अ मेरा यही गवर्नर है कि जनरल। गवर्नर हमें चेंज करने की जरूरत क्या है? गवर्नर जनरल बोल सकते थे हम उसको, हमें क्या है कि वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो जाता। बेसिक ये डिफरेंस था, क्योंकि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होता था, ठीक है, उसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी वो मेजरली तो कौन था, जो कंपनी कर रही थी, कंपनी के हाथ में थी, ठीक है, वो कंपनी था। और जो ब्रिटिश कॉलोनी थी मैक्सिमम वहां पर, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हो रहे थे, इसलिए उसको बोला था वॉइस रॉय। मतलब वो उसकी जो पूरे की पूरी अथॉरिटी है, उसको रिमूवल और अपॉइंटमेंट वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया पूरा का पूरा, इसलिए उसको वॉइस रॉय। अक्रॉस जितनी भी कॉलोनीज थी ना उनकी, वहां पर ये डिजिग्नेशन था। और गवर्नर जनरल में क्या था कि कहीं ना कहीं उसकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी कंपनीज के सीओडी और बीओडी के हाथ में थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में थी वहां पर, इसलिए डिजिग्नेशन डिफरेंट था। अब ये डायरेक्ट डील कर रहा है वॉइस रॉय सिर्फ क्वीन के साथ, इसलिए डिजिग्नेशन वहां डिफाइन था ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में। ब्रिटिश का, क्योंकि सच कोई एक किताब तो थी नहीं, ब्रिटेन का वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या माना था, जो भी पार्लियामेंट ने लॉ पास कर दिया,
वो चीजें हो गई, ठीक है। तो ये बाकी देख लेना। फिर देखिए 50 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, द काउंसिल फॉर एडवाइजरी टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द चेयरमैन। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी बनाया गया यहाँ पर। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या था कि मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को देखना। जैसे फॉर एग्जांपल लेके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या होता है, एक मान लीजिए मिनिस्टर है कोई, जैसे हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मिनिस्टर हो गया ना, नई चीजें बनाई गई हैं, तो इसी तरीके से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना दिया गया था कि वो लुक आफ्टर करे, क्योंकि एक मिनिस्टर कॉलोनी के उनके एक नियम होता था पहले, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ एक्ट 1861 देख लीजिए थोड़ा बहुत। इसमें देखिए 3 जो मेन नाम है ना, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, ये एक बार देख लेना आप, तीनों नाम याद रखना थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी इसमें और ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 1892, अब देखिए 1892 में पहली बार इनडायरेक्ट इलेक्शन का जिक्र मिलेगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन यहीं से इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ना अच्छे से, तो इसमें आपको मिल जाएगा फैक्ट। इनडायरेक्ट इलेक्शन पहले यहाँ से निकल के आ रहा है। तो थोड़ा ये हिस्ट्री का पार्ट होता है, मैंने इसको कवर कर दिया है, वैसे मेरा पार्ट है नहीं है, ठीक है। उसके बाद देख लेना अभी 1892, 1909 ये मेजरली अब इधर से चालू हुआ है मेजरली, क्योंकि इसमें आया है आपका सेपरेट इलेक्टोरल, ठीक है, बात होना चालू हो जाएगी। ये मत, अब देखिए इंसान का फोकस कहाँ जाता है इसमें, भाई आपको ये याद रखना है मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था, ठीक है। उसके बाद क्यों नाम इस पे पड़ा। उसके बाद काउंसिल बनी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। उसके बाद आपको ये रखना है कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट यहाँ से आया कि इसको हिस्ट्री से कनेक्ट कर देना, एक स्टेटमेंट हो सकता है हिस्ट्री से बना दे। तो उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तीनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, 1909, 1919, 1935, तीनों हमेशा याद रखें, एक क्वेश्चन बना ही देता है वो, ठीक है। जामिया आरसी है, यूपीएससी इनके फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। तो ये 1990 देखिए मैंने जो मेजर बता दिया आपको। 1900 में क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट हो गया, किसने, मुस्लिम लीग, ठीक है, उनने डिमांड करी। अब वो बाकी हिस्ट्री आप पढ़ते रहना, कौन 3 नवाब थे, क्या था, कैसा था उस टाइम पे, कौन था गवर्नर जनरल, वो आप इसमें देख लेना आप, ठीक है। लोग फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉइस एग्जीक्यूटिव कौन, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये पहले थे जिन्होंने काउंसिल करा था लो मेंबर के तौर पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मोन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी इसको कहा गया, वॉइस रहे थे उस टाइम पे। मोन्टेगू को थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। देखिए मिनिस्टर का नाम हैगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां का, जैसे हमारे यहाँ एक कहते नहीं है कि अभी जब कोई भी इशू होता है या कुछ भी होता है कि भाई मिनिस्टर कौन है, तो उसी तरीके से इनको दिया जाता था कि इनकी देखरेख में पूरा बनता था वो, ठीक है। इसके बाद आप उसको देख लेना। इसमें आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है डायर की याद रखना आप इसमें, ठीक है। डायर की यहाँ से इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। बाकी इसमें फिर साइमन कमीशन कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता। 1935 एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो मैंने बोला ना साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये थोड़ा देख लेना अच्छे से। साइलेंट फीचर्स में भी पूछा जाएगा ना, तो कहाँ से कितना क्या था, फेडरल 3 लिस्ट कहाँ से उठाई गई अपनी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर गए, डायर की हटा दी गई हमारे यहाँ से, ठीक है। ये सब ध्यान रखिए आप थोड़ा बहुत। फिर इंडिपेंडेंस एक्ट, आजादी इसी एक्ट के थ्रू मिली है हमें। कहीं पूछ लेते हैं कि भाई, अच्छा देखिए एक सवाल है मेरा, बेसिक सवाल है कि जो आखिरी इलेक्शन हुआ था हमारे यहाँ जो आखिरी इलेक्शन हुआ था वो किस एक्ट के अंतर्गत हुआ था, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, इनडायरेक्टली बनी थी। तो मेरा सवाल ये है कि वो इलेक्शन किस उस पे चूज किया गया था, कोई बता पाएगा? शायद कैबिनेट मिशन। नहीं सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देखिए। यस सर। देखिए हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, उस पे मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे। तो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए गए थे, तो वो उनका इलेक्शन का ईयर क्या था? सर वही 1948। 48 में इलेक्शन हुआ था सर। अब देखिए मैंने सवाल क्यों पूछा, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगा इसका, पहले अब मैं बता रहा हूँ। देखिए आपने एकदम 1948 जिसने बोला, आप ये सोचिए उस टाइम पे इलेक्शन कराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमारे देश का माहौल क्या है, 2 देश, ठीक है, मतलब मैं ये आप क्या 37
ठीक है, ये वाला आंसर लगभग ठीक है। ठीक है, अब इसमें ये देखिए, आप ही लोग खुद सोचिए, मैंने आपसे इधर ही पूछा, ये फंडामेंटल्स कितने वीक है आप लोगों के। 10 बार पढ़ चुके हो, सब कुछ है, मगर कभी लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हो ना तो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। बस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ी है, बना दिया, बन गई, कब बनी, क्यों, कहाँ से लिया, इनडायरेक्ट इलेक्शन कहाँ से हुआ, यही मैं पूछना चाह रहा था। अब उसे पूछ लेंगे 1947 इस एक्ट के साथ मिला। देखिए अब ये इंटरिम गवर्नमेंट के मेंबर देख लेना, कौन कौन क्या था, पूछ सकते हैं। फिर फर्स्ट कैबिनेट पूछ लेते हैं। फ्री इंडिया, देखिए फ्री इंडिया लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा है, इंटरिम गवर्नमेंट। 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बन गई थी हमारे देश में। तो ये पहला चैप्टर हो गया, अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा अभी आप लोगों ने जो क्लास अटेंड करी, तो अभी हम दूसरे पे जा ही रहे हैं। आपको कुछ चेंजेस लग रहा है कि और क्या ज्यादा अभी मैं किस स्टाइल से पढ़ा हूं? क्योंकि मैं बेसिकली मैं बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चन बनेगा और कैसे आपको पढ़ना है। कुछ और कुछ चाहते हैं आप बता दीजिए, तो मैं इसमें आगे उस तरीके से पढ़ा दूं जल्दी से। ठीक है सर। क्योंकि वर्ड टू वर्ड तो देखिए, अगर आप वर्ड टू वर्ड नहीं सर, कर रहे हैं ठीक तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है कि मुझे कल 2 घंटे क्लास है और आज अभी हमारे पास आधा घंटा 15 जो भी बचा है। तो और मुझसे क्या, मैं ये चाहता हूँ कि क्या बता दूं। अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर बता दीजिए। सर मेरा डाउट है कि वाइसराय, भारत सचिव और गवर्नर जनरल तीनों सेम होता है क्या? नहीं, सब अलग अलग है, सब अलग अलग है, अच्छा, ये तीनों सब अलग है? सब अलग है। अच्छा ठीक है। वॉइसरॉय वो था जब डायरेक्ट कंपनी खत्म हो चुकी है, एक रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, मतलब सपोज करिए सेंट्रल, एक अगर गवर्नर की पोजीशन, तो सेंट्रल कैसे गवर्नर को कंट्रोल करेगा ना, वो चीफ मिनिस्टर को कंट्रोल नहीं करेगा, गवर्नर उधर से प्रेसिडेंट उससे कनेक्ट करेगा। उसी तरीके से हो रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम था उधर चल रहा है। हाँ चलिए ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कल की भी क्लास जो मेरी रहेगी उसको अटेंड करना। ये मत सोचना कुछ लोग भी, आपने पैसा लगाया है, ठीक है, कि हमें तो सब, हमने लक्ष्मीकांत बहुत बार पढ़ लिए और हमें तो सब आता है। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, एक बार कर लिया आप यूपीएससी के लिए तरीका सीख जाओगे। यूपीएससी में कैसे सवाल फ्रेम होते हैं, आप खुद गूगल करना है सवाल बनते कैसे हैं, rather देन कितना रटोगे यार, दिमाग एक ही हमारे पास। ठीक है, अब जैसे पहली बार क्वेश्चन आ गया, देखिए पहली लाइन में ही लिखा है कि, मालूम है इतना शानदार क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा ना कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। कि हो जाएगा कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का किसने रखा, एमएन रॉय। अगर यही आएगा ना 90% लड़के नहीं कर पाएंगे। अंबेडकर लगा देंगे, मोतीलाल नेहरू लगा देंगे, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक सर ये जो है वो लर्न करना इम्पोर्टेंट है, मतलब यार यूपीएससी के टाइम में तो नहीं इम्पोर्टेंट, बस ये याद रखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया पहले। हाँ बोलिए। Sir, I had a question. Yeah. Jab when we talk about Simon Commission, Yes. and I just wanted a clarification. It could be a conceptual, lack of conceptual clarity on my end as well. When we talk about Simon Commission and when people resisted the Simon Commission, the basis was that उनके पास मतलब Indian representatives नहीं थे. Yes. But बिकॉज क्योंकि वो प्रेशर के अंडर में वो जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस उनको करना पड़ा, एंड द लास्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड्स टू अ वाइट पेपर दैट क्रिएट्स एक्ट ऑफ 1935. तो अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट 1935 के एक्ट से लिया गया है, तो कैन वी आल्सो से दैट टू सम डिग्री साइमन कमीशन एक्चुअली shaped our modern constitution in an indirect way or the other? I just had this question, sir. जो आप, मैं समझ रहा हूँ, जो साइमन कमीशन 1935 का जो एक्ट है ना, 35 का एक्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हुई थी उसमें बहुत सारी चीजों पे डिस्कस हुई थी, उसको भी इंक्लूड किया था इन्होंने 35 में। तो प्लेनली जैसे वही सवाल, आपका पता है सवाल क्या बन रहा है? सवाल ये बन रहा है कि जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ब्लाइंड कॉपी है 35 का, 1935 का? तो आंसर क्या आएगा? नो, ब्लाइंड कॉपी नहीं है। ठीक है, उसी तरीके का साइमन कमीशन 1935 एक्ट की पूरा रूपरेखा रखता, तो आंसर है नो। ओके, ठीक है, कुछ चीजें ली गई थी मगर पूरा नहीं, क्योंकि सिर्फ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद और भी सब कमेटीज बैठी थी, सप्रू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी,
इन लोगों ने अपने आइडियाज रखे, मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट भी आई थी, आपको पता होगा इससे पहले, जी तो जी उसके भी कुछ चीजें रखी गई। तो अगर ब्लाइंडली आता है कि कंप्लीटली इसी पे था साइमन कमीशन पे, तो आंसर इज ब्लाइंडली नो। ठीक है, ओके तो ओके ये आप, आई होप कि क्लैरिटी हो गई होगी आपको। जी एक्सक्यूज जी मी सर, थैंक यू। जी जी, हाँ बोलिए। सर ये पीवाईक्यू के कीवर्ड्स के पीपीटी मिल जाएंगे, लाइक दैट यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, दैट टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, तो हर एक ईयर्स के कीवर्ड्स के क्या पीपीटी भी अवेलेबल मिल जाएंगे? मैं समझा नहीं, कीवर्ड्स के मतलब पीपीटी क्या, जो टॉपिक पे आपकी पीवाईक्यू तो दिया हुआ है ना, आप पीवाईक्यू हम बुकलेट में भी है, और तनवीर सर ने अपने ग्रुप में भी पोस्टेड करके रखा है। ओके ओके सर, मैंने ठीक है, देखा और नहीं। हाँ तो आप देखिए ना पेपर, उसमें मिल जाएगा आपको, ठीक है, पीवाई। और आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आपका डाउट क्या है, शायद जहां मैं समझ पा रहा हूँ, अगर जो मैंने टॉपिक दिए ना, आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिए, आप पीवाई क्यू लगा लीजिए, कंप्लीट हो गया, पॉलिटी सेक्शन कंप्लीट आपका, बस हो गया। सर उन ओके उसके बाद टॉपिक की पीडीएफ आप देंगे? जी सर उन टॉपिक की पीडीएफ आप देंगे? नहीं, पीवाई क्यू की पूछ रही है, किस चीज की पूछ रही है आप? जो अभी आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। जी नहीं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर आप मुझसे बोल रहे हैं सिर्फ पीपीटी, देखिए क्योंकि उसमें अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ पीपीटी ये बोलूंगा यही आएगा तो नहीं, आपको लक्ष्मीकांत से उसको कवर करना पड़ेगा। आपको लक्ष्मीकांत से उसी टॉपिक को बस कवर करना है, जो मैंने आपको सिर्फ टॉपिक्स दिए उसे लक्ष्मीकांत से कवर करिए। क्योंकि पीट अगर कोई ये बोल रहा है प्रीलिम्स के लिए कोई पीपीटी काम होती है, तो आपको बेवकूफ बना रहा है ना, टू सॉरी टू से। प्रीलिम्स के लिए कोई पीपीटी से एग्जाम नहीं निकलेगा, मेंस के लिए पीपीटी बना सकते हो आप, मगर क्योंकि इन बिटवीन लाइन खेलेगा वो, इन बिटवीन लाइन पूछेगा सवाल। आप हिस्ट्री में एक बार कोशिश कर सकते हो, मगर लक्ष्मीकांत, अब आर्टिकल की अब मैं क्या काटूंगा बताइए, आप खुद सोचिए ना, पूरा का पूरा मैं आपको ऐसा थोड़े ना बोल सकता हूँ 1909 में कौन सा वो पूछने जा रहा है आपसे, क्योंकि डायरेक्टरी का भी पूछ सकता है तो दूसरा चीज पूछेगा। तो इसलिए मैं लक्ष्मीकांत, इसलिए मैं तो आप गो थ्रू करवा रहा हूँ आपको लक्ष्मीकांत, जहां जहां उसने क्या क्या इंपॉर्टेंट किया एस्पेक्ट से। पीपीटी ये गलत तरीका, जो भी आपको सजेस्ट कर रहा है, मैं आपको बता दूं, प्रीलिम्स अगर सिर्फ और सिर्फ कोई नोट से निकाल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी, इन सब का कोई तोड़ नहीं है। अगर आप इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग इसीलिए प्रीलिम्स के ट्रैप में फंसे हुए 4-5 साल से, वो किसी की पीपीटी पढ़ ले रहा है, उनने कहा कि साहब सिर्फ इसी को पढ़ लीजिए, 200 पन्ने की पीपीटी, इसमें से आपका पीडीएफ, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, कभी नहीं निकलेगा आपका, कभी नहीं निकलेगा। एनसीईआरटी का मतलब ही क्या हुआ, लक्ष्मीकांत का मतलब ही क्या हुआ। लक्ष्मीकांत खुद एक ऑलरेडी भारत के संविधान का खुद ही छोटा सा हिस्सा बना के उसने दिया। उसके अलावा में अगर मैं कर, हाँ मेंस के लिए अगर आप मुझसे बोलोगे तो मेंस के लिए पीपीटी दे सकते हैं हम लोग, मेंस के लिए कोई मसला नहीं है, क्योंकि उसमें देखिए फाइनेंस कमीशन का फंक्शन पूछेगा, सपोज करिए फंक्शन पूछेगा। अब इधर उसने पीपीटी, मैं एग्जांपल इससे समझा के दे रहा हूँ, दो आर्टिकल 280, ठीक है, मैंने फाइनेंस कमीशन के 5 फंक्शन दे दिए, ठीक है, 1 2 3 4 मेरे पीपीटी में थे। अब वहां पर क्वेश्चन आया लॉजिकल लगाने वाला, अब आपको लॉजिक लग ही नहीं रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा इन बिटवीन द वर्ड्स का मीनिंग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में एज क्या है, तो वहां आप गलत मारोगे। मगर जब वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे ना आप, तब आपको आंसर याद रहेगा। ये समझिए, जो अगर आप पीपीटी से कुछ चाह रहा, हिस्ट्री के कर सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री के हो गया, आप इकोनॉमी का तो कॉन्सेप्ट होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर मैं तो पॉलिटी का सजेस्ट नहीं करूंगा। जिसको अगर लग रहा है कि लक्ष्मीकांत के नोट्स बना के, मैं तो कहूंगा लक्ष्मीकांत को एक ही तोड़ है, नंबर ऑफ रिवीजन। जो लोग निकालना वो इतना हाईलाइट करके रखे उनकी लक्ष्मीकांत कि आप यकीन मानिए कम से कम आइडियल रिवीजन मान के चलिए 5 से 6 बार हर बार लोग पीटी पे करके जाते हैं, जिनका 3-4 बार हो रहा, 20-20 बार लक्ष्मीकांत को रिवीजन कर। हाँ बस ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे पढ़ना है, अब ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड, वो जो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे एमएन रॉय हो गया, ठीक है, देखिए इंटरनेशनल फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज, उसके बाद अगस्त ऑफर। अब देखिए 3 चीज है, अगस्त ऑफर, क्रिस मिशन, ठीक है, और ये दोनों चीजें याद रखिए, कैबिनेट मिशन, तीनों चीज ये इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अब इसको थोड़ा गूगल कर लेना आप, हिस्ट्री के, ये मेरा टॉपिक नहीं, हिस्ट्री का आएगा, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कंपोजिशन आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको,
कितनी सीटें थी, क्या था, कुछ नहीं मतलब है। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपको देखना है, ठीक है। आपको राजेंद्र प्रसाद ये देखना है, मुखर्जी निकल ये देखना है, ठीक है। इसकी डेट याद रखनी है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की आपको, क्योंकि इसी से प्रेम्बल बनेगा आपका। इसको पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ना है आपको, इंपॉर्टेंट है ये। और अगर किसी को कहीं डाउट हो कुछ, जैसे पढ़ा हुआ हो, सपोज करो कुछ पढ़ के रखा होगा आपने, अगर कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में मुझे कुछ एक डाउट है, आप मुझे क्लेरिफाई। जैसे एक सर थे, उन्होंने कैलेब का पूछा कि साइमन कमीशन का क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन क्या एक ब्लैंक कॉपी 1935 की, मतलब। तो अगर कुछ डाउट है ऐसा तो पूछ सकते हैं आप। जो बताने वाला होगा फंडामेंटल राइट्स, अभी हम उस पर जा रहे हैं, उस पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए वो। मगर ये जो रटने का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव, इसमें कि मैं क्या ही बताऊं आपको, ठीक है, क्योंकि इसे तो पढ़ना ही है आपको, इंडिपेंडेंस एक्ट बाकी देख लीजिए। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइट कराते जा रहा हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने और क्या क्या करवाया, क्वेश्चन पूछ लेगा नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया, ये नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग। अब जैसे वंदे मातरम इस बार हैगा फुल फ्लेज लाइमलाइट में, तो ध्यान रखो, क्वेश्चन बना देगा। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने रेक्टिफाई किया था इसको 1950, कितने स्टेंजा? जो प्रियम्बल से रिलेटेड है, यस, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से प्रियम्बल से रिलेटेड है या फिर कुछ और भी हाँ, इंक्लूडेड है? जी नहीं, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जो कंसाइज फॉर्म में निकल के आता है वो प्रेम्बल निकल के आता है, ठीक है। कब तक चली? जब 1951 तक चली है हमारी। अब इसमें एक चीज है, जैसे मैं अभी आगे पूछूंगा। एक्सक्यूज मी सर। जी पूछिए सर, जो हमारा वंदे मातरम, इंग्लिश में पूछ लीजिए आप। so we've recently had according the legal status of Vande Mataram on par with Jana Gana Mana, right? But I mean, most of us, at least speaking for myself, even I mean, I don't know the lyrics to Vande Mataram. So what is the actual logic of the present dispensation in having Vande Mataram as the same legal status? देखिए, सेम लीगल स्टेटस इन द कल्चरल, आप हर चीज को ना कल्चरल एस्पेक्ट से देखिए। क्योंकि जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कभी ये बोला था कि हम अपने इतिहास को रिजिनरेट करेंगे और हम जो ब्रिटिश लेगेसी उसको खत्म करके हर चीज में अपना इंडिजिनाइजेशन लेके आएंगे। तो एक कल्चर के चश्मे से आप देखिए उसको, बस कि इसने आजादी के लड़ाई में मोटिवेट किया, ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, ठीक है। इस तरीके से देखिए आप। एक चीज बहुत अच्छा सवाल पूछा था कैलेब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा इसमें, क्योंकि हमारे जो मेजर व्यूअर्स होते हैं ना, दिन भर पॉलिटिकल न्यूज सुनते रहते हैं, बंगाल में इलेक्शन हार गए, SIR में चोरी हो, अरे भाई हमारा कोई काम नहीं है, ठीक है, देश जैसा चल रहा है चलता रहेगा। हमें बस इतना ध्यान रखना है, वी आर फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, हमें पॉजिटिव माइंडसेट से रहना है। हमें ये देखना है, देखिए इंटरव्यू में पता क्या पूछा जाएगा, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, अभी इंटरव्यू भी दोगे ना जामिया RCA का, तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा, ये बताइए सरकार ने ये फालतू टाइम नहीं पास करा कि वंदे मातरम को कंपलसरी कर दिया, ठीक है, उसके आपको क्या लगता है? तो आपको यही बोलना है कि सर इट इज अ वेलकमिंग स्टेप है, ठीक है, ये हमारे आजादी की लड़ाई में हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको मोटिवेट किया है। और इससे आप बताइए, वंदे मातरम अगर कोई गा रहा है तो उससे कोई हानि तो है नहीं, ठीक है भाई, अगर आप No, sir. गाओगे तो My question was different, sir. Actually, the broader question that I had was, wouldn't it be better for the dispensation to actually make, let's say we are singing Jana Gana Mana since a long time in our school days as well, right? So we know what it means broadly, but would it not be better for the dispensation to give actual meanings to the words of Vande Mataram in school curriculum, so that it would have a better adoption by the people, so that we would know the lyrics? So that was my perspective regarding this issue. I'm agree with you, ठीक है, मैं फेवर में हूँ इसके, तो आप बोल रहे हैं ना, इसके फेवर में जो रूलिंग है कि आप थोड़ा उसको बताते हैं, तो उसके मैं फेवर में हूँ, ठीक है। ये बहुत अच्छा आपने एक अप्रोच इनसाइट दिया, ठीक है, अच्छा, इसमें मैं फेवर में हूँ,
So could we expect a means type of question, opinion based on this हाँ, issue पूछ सकते this हैं, year? बिल्कुल पूछ सकते हैं कि मतलब इसमें भी जैसे क्वेश्चन आएगा मेंस में कि आपको नहीं लगता कि ऐसे इससे बेहतर था कुछ और, तो आप ये इसमें वे फॉरवर्ड में दे सकते हैं ना अपने जी सजेशन जी सर। कि इसमें इसका मीनिंग और लैंग्वेज में थोड़ा डिफाइन कर दिया जाता, जिससे और लोग खुद से बोलें ये पर्टिकुलर सेगमेंट को दिक्कत है, ठीक है, अगर कुछ कंट्रोवर्शियल शब्द को जगह कुछ और ले आया जाए, ठीक है, तो उस तरीके से मतलब अच्छा सवाल है, आपने अच्छा एक सजेशन दिया है, ठीक है, ये सजेशन है बट सर इतने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं क्या यूपीएससी में? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं, इंटरव्यू में हर तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, वो चेक करते हैं नहीं आपको। सर, प्री और मेंस का कह रहा हूँ, इंटरव्यू में नहीं तो नहीं, पूछे जाते हैं। प्री में तो सिंपल पूछेगा पहली बार कब गाया गया, ठीक है, तो यही सब पूछा जाएगा, पहली बार किसने गाया, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गाया, ठीक है, पहली बार, ये सब पूछा जाएगा। इसमें मेंस में पूछा जाता है कि मतलब वो जब मेंस करोगे तो उस हिसाब से हम देख लेंगे आप, ठीक है। कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थोड़े याद रखिए कमिटीज को, ठीक है। वो किए कुछ थोड़ा एरर आ रहा है, तो मेजर कमिटीज थोड़े याद रखिए, ठीक है, पूछ लिया था एक थोड़ा 5 मिनट आप लोग को रुकना पड़ेगा क्योंकि एरर आ रहा है बार बार मेरे साइड से, 2 मिनट, क्योंकि मुझे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं थोड़ा स्पेस को रेट करके मैं 2 मिनट रुकिए बस। इमरान सर आर यू देयर? सर 2 मिनट के लिए थोड़ा वेट करने को सर ने बोला था सर। ठीक ठीक ठीक। तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना ये सेशन को पॉलिटी के? यस सर। यस यस सर, बढ़िया क्लैरिटी मिल रही है ना आप लोगों को? जी सर। यस सर। बहुत अच्छा सर। मैंने आपको पहले कहा था पॉलिटी की इन 2 सेशन के बाद आपको टेंशन नहीं लेनी है पॉलिटी की, और पीपीटी भी शेयर कर दी जाएगी, और सर के जो मटेरियल है वो भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, बिकॉज इस प्रोग्राम में जुबिया मैम होगी, इमरान सर, ये दे आर प्योरली फ्रॉम जामिया से, एंड इवन ऑन 20th of May वी आर कॉलिंग टू AR राजा यूपीएससी सीएससी टॉपर रैंक 7। तो हमारे इस आरसीए प्रोग्राम में 3 हैं तो बहुत बच्चे वहाँ पे, लेकिन हम एक्सपीरियंस बंदे को जो कि आपकी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दे हैव जस्ट ट्राई टू पुट हिज लेग्स इन योर शूज काइंड ऑफ थिंग। जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप डिफिकल्टी महसूस कर रहे हो, वो चीजें वो ही हैज ऑलरेडी गॉन थ्रू, सो वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं आपकी प्रॉब्लम को, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। इसीलिए ये जो पूरी 30-40 डेज की जो प्रोग्राम हमारी, इसमें हर लेवल के हर तरह की चीजें आपको मिलने वाली हैं और मिल रही हैं। तो सर जो उसको पूरी तरीके से समझो, अच्छे तरीके से समझो, और उसको फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो। सर ने कल मुज़म्मिल सर ने PYQ आपको बताया, दीज आर वेरी टेक्निकल थिंग्स,
और यही आपके एनालिटिकल और थॉट प्रोसेस को मजबूत करेगा, अंडरस्टैंडिंग को। बहुत सारे बच्चे प्री दे रहे हैं, वो समझ सकते हैं इन चीज़ों को। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत ही बिगिनर हैं, उनके लिए बहुत ही बहुत अच्छी शुरुआत है ये। तो ये 1 महीने का प्रोग्राम हमारा इसलिए होता है कि हम आपको सिलेक्शन, तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि कोशिश पूरी हो और आप भी कोशिश करें, लेकिन आप कुछ सीख के जाएं और आपको ये लगे कि नहीं मैं 30 डेज उस प्रोग्राम में था तो मैंने कुछ सीखा और कुछ हमें फायदा हुआ। ये एक वॉ फीलिंग होनी चाहिए अपनी तरफ से। सो इमरान सर आ गए हैं, कैरी फॉरवर्ड सर। इमरान सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इमरान सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई थिंक। म्यूट कर रखा है सर उन्होंने, इमरान सर ने। अच्छा सर लगता है सर माइक ऑन करना भूल गए सर। नहीं, मेरी बात हो रही है, आप थोड़ा वेट करें। सर उन्हें मैसेज कर दीजिए या तो व्हाट्सएप पर। सर स्लाइड तो ऊपर नीचे कर रहे हैं। आप वेट करें। बाकी ऐसे वगैरह आप लोग कर रहे हैं ना, ऐसे बना रहे हो ना आप लोग, तो किनके अभी तक इवेलुएट नहीं हुए हैं? सर मेरे नहीं हुए हैं। नहीं हुए हैं? नहीं सर मेरे भी नहीं हुए, ही नहीं आ रहे थे, कैसे लिखूं? कौन बोला है? कशिश क्या कह रहे हो? समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखना है? हाँ सर, क्योंकि हम बिगिनर है ना, तो समझ ही नहीं आ रहा कैसे लिखे। माइंड में कुछ ऐसे। 9th में आप लोग ऐसे नहीं लिखते थे? हाँ लिखते थे सर। हाँ बस बेस वही है। और आपको, हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। हेलो सर मेरा भी इससे वैल्यूड नहीं हुआ। वी कैन हियर यू। आवाज आ रही है सर आपकी, थोड़ी दब के आ रही है बट आ रही है। हेलो हाँ वी कैन हियर यू। ठीक है। इसके बंदा केशव नंदा भारती केस आर्टिकल 368
देखिए जो भी और कोई भी डाउट है ऐसे से रिलेटेड या किससे भी रिलेटेड है, ये आप बात की क्लास में पूछिए प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। ठीक है, इधर से पॉलिटी उससे रिलेटेड डाउट पूछिए आप। बाकी जो पर्सनल ग्रुप है उधर तनवीर सर को मैसेज करिए, डिस्टर्ब हो रहा है इधर। ठीक है, आर्टिकल 368 है। ठीक है, इससे बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 368 के अंदर जो क्लॉज है, 3-4 चीजें आपको दी गई हैं, उसी के अंडर मेजरली, नहीं तो जो और भी है, जैसे डिलिमिटेड अभी जो बिल आया था नारी शक्ति वाला जो अमेंडमेंट के लिए, इसके लिए 368 का इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है। और नॉर्मल जो अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे केरल किया गया, केरल का नाम, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो केरल का जो 368 का यूज नहीं किया गया था, नॉर्मल जो प्रोसीजर होता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग होती है, उससे ही इसका टीज कर दिया गया। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। अब साइलेंट फीचर्स में क्या है, सबसे लेंथीएस्ट आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये याद रखना। आप कितने स्टार्टिंग के पार्ट थे, 8 शेड्यूल थे। ठीक है, स्टार्टिंग में, और पार्ट्स आप याद रखें। और वर्तमान में भी क्या क्या चल रहा है इसके बाद सोर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्सेस। ठीक है, इसमें आप यूएस से क्या लिया गया, जैसे फंडामेंटल राइट्स लिया गया यूएस के अंदर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ लिया गया कहाँ से, आपका ब्रिटेन से। उसके बाद सेंट्रलाइज या गवर्नर सिस्टम कनाडा से लिया गया। ठीक है, यूएसएसआर से क्या लिया गया, फंडामेंटल जो भी चीज आप याद रखें। जर्मनी से, फ्रांस हो गया, जैसे फ्रांस से क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वेलिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट लिए गए। ठीक है, ये वाले हो गए। बाकी सब ये आपको नहीं करना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बात देख लेना आपको। और इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। इंटीग्रेटेड जुडिशरी होता है जब हमारी लोअर जुडिशरी से लेके अपर जुडिशरी तक पूरी सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लोअर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड जुडिशरी। मतलब हमारा हाई कोर्ट जो है, तो वो लोअर जुडिशरी की जो जजमेंट है उसको सुपरसीड कर सकता है या न्याय दे सकता, और अगर कहीं लगता है, और या जो रिट्स हैंगी। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट है, वो हाई कोर्ट के जजमेंट्स को रिव्यू कर सकता है। ठीक है, तो ये इसमें होता है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। ठीक है, उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता है कि जहां पर हाई कोर्ट एक पर्टिकुलर डोमेन में इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट एक पर्टिकुलर डोमेन में इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल लिखिए कि जो हमारी इंडिपेंडेंट है जुडिशरी, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट की रिट्स का जो सुनने का दायरा है वो एक लार्ज है। और सुप्रीम कोर्ट में आप 5 रिट्स हैं, और 5 रिट्स के अंतर्गत ही हम जाते हैं। हाँ, पूछे, कुछ पूछना चाह रहा है, हैंड रेस किया, पूछिए। So ये जो we have this increasing of judges in our Supreme Court recently, right? So regarding that issue, as it is related to judiciary, we have been told a lot of positive features about it, but what could be the negative implications of having an enlarged judicial body in the Supreme Court? I just wanted to know that, sir. देखिए, सच एक बार और रिपीट कर देंगे आप सवाल, थोड़ा मैं समझ, वॉइस कट गई थी बीच में। So जैसे कि we have increasing of Supreme Court judges in recent times. 38 so judges. yes sir, so 38 पहुंच गए। देखिए पॉजिटिव है, इसमें ज्यादा पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि मैं बता दूं, क्योंकि हमारा वर्कलोड बढ़ रहा है जुडिशरी का, हमारी पॉपुलेशन साइज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, और इससे 5-6 साल पहले तक मतलब स्ट्रेंथ बढ़ी नहीं थी। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव में लेके चलना। अब इसमें चैलेंजेस क्या लिख सकते हैं कि जो केसेस का सिलेक्शन है वो रेंडमाइज हो, जो रजिस्ट्री है उसको और बेहतर फंक्शन करने की जरूरत है, एआई का इस्तेमाल करने की जरूरत है। ठीक है, और अगर आप ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सबसे बड़ा जुडिशरी में प्रॉब्लम आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पेंडिंग हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या है, मेजरली क्या हो रहा है कि हमारे जो बहुत सारे इश्यूज है, जैसे आपने देखा होगा अभी जैसे सीए का अभी रिव्यू चल रहा है, अभी हुआ ही नहीं है उसका पूरा का पूरा कंप्लीट सुनवाई, इससे और भी बड़े बड़े केसेस है। तो इसमें ये जरूरत है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अभी जैसे आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनवाई थी। ठीक है, एक कमेटी बनाई थी जोसेफ, उसके अंदर थे, जो हमारे पूर्व जज भी रहे, तो उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि 5 रीजनल बेंचेस बना दी जाए। ठीक है, जिससे लोड भी बढ़ जाए, और सिर्फ दिल्ली में जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाएगा, जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिलेटेड मैटर्स है उसको सुनाई जाए, ना कि सिविल, अपीलेट,
क्रिमिनल, समझ गए? तो आप उस कमेटी की रिपोर्ट को आप मेंस में कोट कर सकते हैं या इंटरव्यू में बता सकते हैं, ठीक है? आई होप क्लियर हो गया आपका डाउट। जी जी जी, थैंक यू सर, थैंक हाँ जी, ओके। फंडामेंटल राइट से देख लीजिए, ठीक है? ये हमारे साइलेंट फीचर्स, अब पूछ लेगा साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, यही सब ऑप्शन में आ जाएगा, टिक करके आपको आगे बढ़ जाना है, ठीक है? डीपीएसपी को नोवल फ्यूचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो ये लाइन आपसे पूछ लेगा, नोवल फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ठीक है? उसके बाद दे आर पार्ट 4 में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज सोशलिस्टिक, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है? और ये महत्वपूर्ण देखो, अब डीपीएसपी का मैं मेजर बता दूं, ये वेलफेयर स्टेट की मतलब वेलफेयर स्टेट बनाना चाहता है। वेलफेयर स्टेट क्या है? हमारे यहाँ देश जो है ना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, ठीक है? और जो है ना, वो जो सोशलिज्म पूरे तरीके से, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। तो उसमें पूछ सकते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म से क्या समझते हैं आप? मतलब डेमोक्रेसी के साथ साथ वेलफेयर स्टेट है, उससे कहते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है? वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, और वो किस में कैटेगराइज है? सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ठीक है? और सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 1980 में क्या कहा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फाउंड अ बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। अब यही केस बोल देंगे, एज इट इज कोट कर देंगे कि मिनरल माइंस में ये कहा था, मीन्स में, ठीक है? हमारे यहाँ ब्लेंड है दोनों का। फंडामेंटल ड्यूटीज है, पूछ सकते हैं, पार्ट 4 में 42 में लाया गया था सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में, ठीक है? 86 में एक ऐड किया गया। उसके बाद हम एक सेकुलर स्टेट है, ठीक है? इस पे ये साइलेंट फ्यूचर है हमारे यहाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर भी हैगा। उसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इस बार पूछ सकते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 21 ईयर से घटा के 18 साल लाया गया था 1980, ये याद रखना थोड़ा आप, ये वाला, ठीक है? उसके बाद सिंगल सिटीजन तो रहने दीजिए। इंडिपेंडेंट बॉडीज याद रखिए 3-4, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, ये चीज, ठीक है? इमरजेंसी प्रोविजंस याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी 352, स्टेट इमरजेंसी को, अब देखिए स्टेट इमरजेंसी को प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है, ठीक है? ऑन द ग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूशनल मैंने 356, तो ये जैसे जम्मू कश्मीर, सॉरी मणिपुर में लगा हुआ है, पहले इससे पहले लगा हुआ था, तो बॉडी बन गई है 356, ठीक है? अब पिछली बार नेशनल इमरजेंसी पूछा है, हो सकता है इस बार प्रेसिडेंट रूल पूछ ले। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360, ठीक है? तो ये 3 टियर गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी। 3 टियर गवर्नमेंट क्या है? हमारे यहाँ सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे 3 टियर का स्ट्रक्चर दिया गया है। अब बाकी यही हो गया, ये आपका हो गया साइलेंट फ्यूचर्स, ठीक है? इसमें दिया होगा आपका आर्टिकल, याद रखना आप इसका थोड़ा बहुत। ये देखिए आर्टिकल थोड़े याद रखना, मैंने आपसे बोल दिया, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैचअप करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं आपसे, ये आर्टिकल दिए हैं। और ये शेड्यूलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेड्यूल 2024 या 23 में पूछा गया शेड्यूल, तो उम्मीद रखें शेड्यूल से सवाल आएगा ही आएगा, इस बार आ सकता है। ये सब यूपीएससी में भी पूछेगा, जामिया आरसी तो पूछता ही पूछता है। और ये सोर्सेस, ये अभी तक का जितना पढ़ा, एक हमारा वो वाला चैप्टर था और ये साइलेंट फ्यूचर वाला, ये 2 इंपॉर्टेंट है, मतलब एक सवाल की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, जो मैंने पहला पढ़ा है और ये वाला एक सवाल आ सकता है इसमें। देखिए अब जैसे वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जर्मनी से जो लिया गया था, ठीक है? फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन में रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट था, क्योंकि देखिए जो ब्रिटेन था वहां पर रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट नहीं, वहां मोनार्की है, और आइडियल और लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल, ठीक है? साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, जापानी से लिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहां से आया, कोई बता पाएगा? अमेरिका। ओके, वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है? और कौन से केस से आया? सर मेनका गांधी। मेनका गांधी, ठीक है? उसके बाद आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी आया, ठीक है? नॉमिनेशन मेंबर टू राज्यसभा, इलेक्शन, मेथड ऑफ इलेक्शन, तो ये बहुत अच्छे से करिए, इसमें सवाल आते ही बनाते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा इसलिए सवाल पूछता रहता है, इंटरेक्टिव बना रहा है सेशन, नहीं तो वन वे कम्युनिकेशन चलता रहता है, कुछ लोग से वीडियो छोड़ के चले जाएंगे अपना। जैसे प्रेम्बल में अब ये कि जैसे एन पलखी वाला जो है, इमिनेंट ज्यूरिस कॉन्स्टिट्यूशन, इनने आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, ठीक है? और पूछ लिया जाएगा कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है, तो एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है प्रेम्बल के अंदर, 42 के अंदर अमेंडमेंट किया गया था। 3 वर्ड जोड़ेगा, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ठीक है? 3 वर्ड जोड़ेगा यहाँ पे,
इसलिए बार बार कंट्रोवर्सी भी हो रही कि भाई सेकुलर हटा दिया जाए, क्योंकि वो बाद में जोड़ा गया था। ठीक है, तो वो हमारा डिबेट का टॉपिक नहीं है, मगर आप ये 3 वर्ड याद रखें बस। ये 3 वर्ड 40 सेकंड में जोड़े गए थे। टेक्स्ट ऑफ द, पूरा बाय हार्ट याद होना चाहिए आपको, बाय हार्ट। ये इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं कभी भी, यूपीएससी में भी और जामिया आरसी में भी। ठीक है, अब ये देख लीजिए सॉवरेन। ठीक है, सॉवरेन का मीनिंग क्या है? सॉवरेन का क्या है कि इंडिया किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं है, और उसका जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। सोशलिस्ट है, हम सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी देखिए अवधि सेशन में हमने लिया था यहाँ से। ठीक है, हम कम्युनिस्ट सोशलिज्म और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, इसमें डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो होता है कि डेमोक्रेसी है हमारे देश में, कम्युनिज्म में मतलब वन पार्टी रूल होता है, वो कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है, जिसे स्टेट सोशलिज्म भी कहा जाता है हम लोग। ठीक है, हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी, सुप्रीम कोर्ट एम पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीजन, इनइक्वालिटी। फिर हम सेकुलर हैं। ठीक है, सेकुलर का मीनिंग ये है कि हमारे स्टेट का कोई भी धर्म नहीं है, मतलब हमारे सरकार का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, जैसे आप पाकिस्तान में चले जाओगे, ठीक है, वहां पर इस्लामिक स्टेट है। ठीक है, मगर हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश हर धर्म को एक आंख से देखता है, मतलब सिमिलर उस पर देखेगा। ठीक है, ये ध्यान रखा, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट सेकुलरिज्म। ठीक है, सब सेम स्टेटस देता सारे धर्मों को, चाहे वो जैनिज्म हो चाहे हिंदुइज्म हो। ठीक है, अब डेमोक्रेटिक है हम लोग, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मगर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम खुद ही लॉ बनाते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब हम रिप्रेजेंटेटिव चूज करके भेजते हैं। ठीक है, अब रिपब्लिक का मीनिंग ये होता है कि हमारे यहाँ जो हेड होता है वो इलेक्टेड होता है। जैसे हम कहीं कहीं जो हेड होगा वो मोनार्कियल होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए यूएस ले लीजिए। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया भी ले लीजिए। ठीक है, वहां पर मोनार्कियल जस्टिस, आप ये देखिए जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल जस्टिस तो आपको मिल गया फंडामेंटल राइट से, मगर सोशल इकोनॉमिक जस्टिस कहाँ से मिलेगा? डीपीएसपी से। ये थोड़ा ध्यान रखिए। लिबर्टी किस किस की है? लिबर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, इक्वलिटी है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बाय हार्ट पढ़िए, इन बिटवीन लाइंस पढ़ के रखिए, ये चारों पांचों। फ्रेटर्निटी, ठीक है, इतना तो चल जाएगा इसमें, ये हो गया। सिग्निफिकेंस क्या है? अब इसी में से इसके 2-3 केस आए होंगे, ठीक, उसको याद रखना है। पार्ट है कि नहीं है? तो सबसे पहले बेरूवारी यूनियन केस गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पे कि किस तरीके से इसका ये पार्ट है ही नहीं, डिबेट हुई। ठीक है, फिर केशव नंदा भारती में गया, तो केशव नंदा भारती में कह दिया कि जो बेरूबरी में केस कहा था उसमें इसने कंफर्म कर दिया कि केशव नंदा में कि ये पेरम्बल पार्ट है हमारे भारत के संविधान का। क्योंकि यूएस के अंदर क्या था, हम पहले पेरम्बल आया हमारे देश में, जब पूरा संविधान रचा गया उसके बाद मोशन लाएगा, मोशन मतलब प्रस्ताव रखा गया पार्लियामेंट में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो उस टाइम पे वोटिंग हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया कि नहीं, मतलब जो प्रोसेस हुआ था इस तरीके से, जैसे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किया गया था, बनाया गया था, उसी तरीके से पेरम्बल भी लाया गया था, तो पेरम्बल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन में आ गया, पहला इसी केस में भी इसको वापस वही बोला गया। ठीक है, तो पेरम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये अब 3 जो लाइन लिखी ना, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। पेरम्बल जो है सोर्स नहीं है, न ही लेजिस्लेचर के लिए और न ही वो रोकथाम लगाता है। ये नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब आप इसको कोर्ट में नहीं जाके कह सकते कि इसको कि भाई इसको फॉलो करवाएं, फंडामेंटल अमेंडेबिलिटी केस। आप देखिए जो पेरम्बल है 368 के अंतर्गत ही अमेंडमेंट होगा, उसके अंदर समझ में आ गया? मैंने इसलिए बताया 368 अच्छे से पढ़ लेना। आर्टिकल 368 ये कहता है कि कौन से फ्यूचर इसके अंदर अमेंडमेंट करे जा सकते हैं। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पेरम्बल क्या नॉर्मल प्रोसेस से अमेंडमेंट हो सकता है, तो आंसर इज प्लेनली नो। अगर 368 से पेरम्बल होगा, आर्टिकल 368 का, तो मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए। क्या आज की सरकार कर सकती है? आंसर इज नो, 2/3 की मेजोरिटी चाहिए। तो ऐसे तरीके से क्वेश्चन को सोचिए कि अगर 368 आया मतलब 2/3 मेजोरिटी चाहिए उसको। 2/3 सिंपल से होता तब तक तो 10 बार कर चुके होते वो लोग। ठीक है, केशव नंदा भारती जजमेंट। इसके बाद ये हो गया हमारा पेरम्बल। ठीक है, उसके बाद यूनियन और यूटी
इसमें बस आप ये देखिए यूनियन ऑफ स्टेट और किस तरीके से बनाए जा रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है। इस बार पार्लियामेंट है, आर्टिकल 3 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 2 इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि केरलम नाम बदला गया है, पूछा जा सकता है। अब अच्छा ये बताइए सबसे पहले कौन से प्रदेश का नाम बदला गया था, कोई बता सकता है? आंध्र प्रदेश। नहीं, नाम बदला गया था, नाम। उत्तर प्रदेश का शायद यूनाइटेड प्रोविंस से हटा के। और कोई गेस लेना चाहेगा? सर नॉर्थ वेस्टर्न कौंडे प्रोविंस मुझे लगता है वो वाला। क्योंकि ये पता होना चाहिए आप लोगों को ना, क्योंकि अभी अभी जो हुआ हैगा सबसे पहले, तो वो पूछ सकते हैं ना कि सबसे पहले किसका भाई नाम चेंज किया गया, कैसा क्या किया गया। उत्तर प्रदेश। हाँ, तो उत्तर प्रदेश है। देखिए सबसे पहले 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस था, तो यही देखिए बेसिक। अभी अंदर अभी जिसने भी बोला, मेरा मकसद ये था कि एक दो से मैंने वो पहले ही वाले ने मैंने सही इसलिए नहीं बोला कि ये बेसिक बेसिक सवाल है। अब आपने पढ़ा केरला, वो पूछ लेगा पहला कौन सा था, ये मेरा मकसद था बताने का आपको। आर्टिकल 2 और 3 भी याद रखना किस तरीके से उसमें कि पार्लियामेंट बिल लाएगा, ठीक है, वहां के असेंबली में भेजेगा, मतलब प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट फिर वहां पे, तो उसका बाइंडिंग नहीं है जो भी अपना रेफरेंस है। और एक ये कि स्पेशल मेजोरिटी अगर पास करती किसी भी स्टेट की, वो पार्लियामेंट के पास आती है, मतलब गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव के पास। तो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करेंगे उसको आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना, टेबल करना है। तो इसमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए, सिंपल बस याद रखिए, नाम चेंज करने के लिए सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी मतलब 272, दैट्स इट। सिंपल मेजोरिटी दो ध्यान रखना है, 272 होना चाहिए टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, और जितने लोग प्रेजेंट है उसका 50% बस। ये सपोज करो 400 लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में एक दिन, तो उसका 50% 200 हो जाएगा। 500 होंगे तो 250 हो जाएगा। समझ में आ गया आपका? तो सिंपल मेजोरिटी चाहिए केवल इसमें। एक्सचेंज टेरिटरी बांग्लादेश, ठीक है। अब ये तो बाकी आपको देखना नहीं, एवोल्यूशन कहाँ से हो रहा है, इंटीग्रेटेड धार कमीशन, ये तो बस मैंने जो इतना बता दिया मोर देन था बस। पहला कौन सा हुआ है, और आपको इसमें एक ये देख लेना बस कि कौन कौन से अमेंडमेंट में कौन कौन सा स्टेट बनाएगा। जैसे गुजरात, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, नागालैंड, कब कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट है, आपको पढ़ लेना है। सर इसमें हमको क्रोनोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, कौन सा स्टेट पहले बना हाँ है। क्रोनोलॉजी, क्योंकि मैच करवा देगा किसी दिन। मतलब ये थोड़ा बल्कि होता है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, जी जी। आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब हम फंडामेंटल राइट, तो मैं फंडामेंटल राइट कल से करना चाह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स, फंडामेंटल डीपीएसपी। तो कल हमारे पास पूरा पर्याप्त 2 घंटा है, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। और आई होप मैंने 30 से 40% कवर कर दिया, क्योंकि पीवाईक्यू भी था। और कल आप टेंशन फ्री हो जाए, कल कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो कुछ पूछना चाहते हैं, क्लास कैसे लगी? अगर कुछ और कल नया कुछ और आप सजेस्ट करना चाहते हैं कि और भी सब एड ऑन कर दीजिए, तो आप मुझे बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। नहीं सर, काफी बढ़िया क्लास लगी। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज आपकी हैं पूछ सकते हैं इमरान सर से। सर मेरी डाउट है। हेलो हाँ जी, सर, आपने बताया कि एनसीईआरटी पढ़ना है हर सब्जेक्ट के लिए, तो सर मेरे पास हर एनसीईआरटी सब्जेक्ट नहीं के है। लिए नहीं बोला मैंने आपको स्पेसिफिकली ज्योग्राफी के लिए बोला, पॉलिटी के लिए मैंने आपको नहीं बोला। मैंने फंडामेंटल ज्योग्राफी के लिए एक ही बुक है, लक्ष्मीकांत, बस दैट्स इट, कुछ नहीं पढ़ना। सर मेरे पास जैसे लक्ष्मीकांत की बुक नहीं है, दृष्टि के नोट्स है, तो उससे हो जाएगा क्या? देखिए नोट्स, फिर वही बात है, नोट्स कभी भी अगर होलिस्टिक कवरेज है, तो मैंने दृष्टि का तो देखा नहीं कितना कवरेज है उसका, मगर जो कंसेंसस है यूपीएससी के स्टूडेंट से लेके कोई भी, लक्ष्मीकांत तो उनके पास होती ही होती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, लक्ष्मीकांत ऑनलाइन है आजकल, तो देख लीजिए एटलीस्ट उसको। अच्छा क्योंकि ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर तो देख लीजिए ना, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया, राइट्स हो गया, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर तो देख लीजिए, क्योंकि वो सर मेंस पर्सपेक्टिव से होगा, हो सकता है। हम ऐसा कर सकते हैं कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो वहां से हाईलाइट करके पढ़ लें। हाँ और हाँ ठीक है। ठीक है सर। सर सर हाँ बोलिए। सर आपकी आपने बहुत अच्छे एक आवाज सजेशन साने, हाँ बोलिए कि बोलिए। कल
रिलेटेड टॉपिक जो पॉलिटिक्स आपकी आवाज हो कट सकते रही है जैसे बीच इस बीच में। साल सर सानिया का सवाल आपको समझ में आया है, बता दीजिए यस अगर। नहीं सर, उनका I'm नेटवर्क saying- इशू है। नेटवर्क नहीं इशू नहीं आ रहा समझ में नहीं आ रहा है। आप टाइप करो सानिया, आप अपने सवाल टाइप कर दो। सर है। जी हुसैन बोलिए। सर जैसे आपने इकोनॉमी बताया विवेक सिंह से कर रहा हूँ, यूबिया मैम ने बताया था मृणाल से, तो मैं तो क्या मृणाल से कर रहा था, तो सर नहीं इसका सॉरी, अगर जो जूबिया मैम ने जो भी आपके जो सर हैं जिसने भी पढ़ा था है, आप उन्हीं के साथ जाइए। तो सर उसमें ठीक है। पीडीएफ वही आपने बताया 1200 पेजेस का है, वो तो हाँ बल्कि तो देखिए टाइम कम बचा है। देखिए मैं एज एस्पिरेंट हूँ तो मैंने उस हिसाब से बता, फैकल्टी के हिसाब से बता रही, तो देखिए मैं माफी चाहूंगा, उनका डोमेन तो मुझे नहीं छूना था। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बताया क्योंकि वो गुनाल बहुत ज्यादा बल्कि हो रहा है आज के हाँ टाइम सर वो 1200 पेजेस का है। 1200 तो अभी एक 15-20 दिन के लिए मतलब रिवीजन, मैंने भी स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई थी मुझे उसको बल्क कन्वर्ट करने, तो फिर मैंने विवेक सिंह को फॉलो करता हूँ अब मैं। तो सर क्या वीडियो हम उसकी देखे और उसके नोट्स कर ले सर? यार अगर आपने पढ़ के रखा ना फंडामेंटल, तो मेरे ख्याल से फंडामेंटल अगर यूपीएससी अटेम्प्ट देने जा रहे हैं तो फिर देख अपने हिसाब से देखिए, और अगर आपको लग रहा है कि फंडामेंटल मेरे क्लियर हैं तो फंडामेंटल उतना देख लीजिए, बस क्या जरूरत है कोई भी नई बुक रेफर करने का, विवेक सिंह मत करिए रेफर। ठीक है, फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, दैट्स इट, बाकी सब कहीं ऐसे ही है। तो करंट अफेयर्स भी उसमें इकोनॉमी का उससे करे। ठीक है, मैं सानिया का सवाल जो आपने टाइप करके भेजा इसमें यही था कि करंट अफेयर से लिंक कर दीजिए, बिल्कुल मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं। सर जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है ये आप पढ़ा रहे हैं, तो इससे जो कनेक्ट करके भी तो कुछ क्वेश्चन आते होंगे, तो आप उस टाइप में भी थोड़े क्वेश्चन बता दीजिए कि किस टाइप में आएंगे क्वेश्चन इन दोनों टॉपिक को कनेक्ट करके। जी मैं वैसे ही बता रहा हूँ, जैसे अभी तक मैंने जो आपको खुद पढ़ाया है, देखिए ना आप अभी पीवाईक्यू, अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो आपका पहला कर्तव्य होगा कि अभी 6 चैप्टर जो हमने पढ़े आप तुरंत पीवाईक्यू लगाएंगे जाके, और आपको समझ में आएगा उसी टाइप के पेपर पूछा गया है, मैं उसी हिसाब से ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूँ आपको, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। जो सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो पूछ रहे हैं उसी अकॉर्डिंग, मैं फालतू चीज मैंने देखिए लक्ष्मीकांत आपको 1 घंटे में 6 चैप्टर कंप्लीट लगभग करा दिए। मैं फालतू खुद ही बिलीव नहीं करता, मैं खुद ही एक स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे उस चीज को पता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करने नहीं बैठा 2 घंटे। सर तो सर कल और जैसे अच्छे से बता देंगे आप। पॉलिटी की हिस्ट्री है तो इससे क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे? देखिए अब कितने क्वेश्चन आएंगे ये तो कोई नहीं बोल सकता ना, मगर ये है कि पीवाईक्यू में हमने देखा किसी सवाल बना है तो एक सवाल भी आज एक सवाल तो कंफर्म मतलब कहीं ना कहीं कोई या तो हिस्ट्री के सेक्शन में चला जाएगा तो पॉलिटिक्स सेक्शन में चला जाएगा, मगर आया है मैंने पूछा है। ओके सर, थैंक यू सर। Sir, I had a question. यस प्लीज। आपका ये जो PDF है, how many pages does this have? कौन सा पीडीएफ, ये लक्ष्मीकांत का? No, the one that you are sharing right now. The one that you have 4 or 5. I will share it on the group. मैं दे दूंगा सर को। Okay, thank you, sir. Thank you. ठीक है। And sir, ये लक्ष्मीकांत ही है ना जितना मैं पहचान पा रहा हूँ? नहीं ये जो बुक है लक्ष्मीकांत है, शायद ये मांग रहे थे मुझसे ये वाली, ठीक है, ये तो अलग ही मैं दे दूंगा, ये शेयर कर दूंगा, ठीक है आप लोगों को। and sir, ये जो बेयर एक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो टॉपिक आपने टच किए हैं, जी I mean, is it feasible to go through the Bayer Act once? देखिए अगर आप आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से 5 एक बार पढ़ लिए और आप इन डेप्थ में जाना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कुछ चैप्टर्स में कल बता दूंगा कौन किन चैप्टर्स को आपको बेयर एक्ट के थ्रू जाना है। Okay. जैसे फंडामेंटल राइट्स आपको बेयर एक्ट के थ्रू जाना है। जी ठीक है, मैं बता दूंगा कल कौन कौन से चैप्टर को बेयर एक्ट के थ्रू जाना है, ठीक है, और भी डिटेल में। जी थैंक यू सर। एंड ऑल्सो सर जो सानिया जी ने सजेस्ट किया है along similar lines, कल आप मे बी टॉप 20 इश्यूज जो है पॉलिटी के फॉर द पास्ट 1 year, if you could provide that would be really helpful. मैं कोशिश यही कि डिस्कस भी कर दूंगा आपको, ठीक है, और जी टॉपिक भी थोड़ा समय के बाद भी पेस्ट करवा दूंगा ग्रुप में, सर को तनवीर सर को दे दूंगा, ठीक है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। तनवीर सर। हाँ, आई थिंक वी शुड वाइंड अप। चलो ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन तो नहीं है?
No, sir. So the class is amazing. Thank you, sir. Thank you very much. Okay. Thank you, sir. Thank you. Best of luck. Thanks. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so Thank much. you, sir. सो होप पॉलिटी को लेके आपके जो डॉट हैं, आपके जो कंसर्न है, वो एड्रेस हो गए होंगे यहाँ पे, और कल एक और सेशन Yes, sir. होगा। बाकी बची चीजें वहाँ पे आप सभी को बिल्कुल क्लियर कर दी जाएगी। और हिस्ट्री में सर ने जो जिया सर ने पढ़ाया वो आपको क्लियर है। ज्योग्राफी में मैम ने जो बताया वो क्लियर है। इकोनॉमी के एक और क्लास होंगे जिया सर के, बजट और वो क्या कहते हैं, सर्वे ऑफ इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक सेकंड। हेलो हाँ हाँ सर, ये जो इमरान सर पढ़ा रहे हैं और एक मैम भी पढ़ा रही थी, जोबिया मैम, तो हम चाहें तो इनको फॉलो कर सकते हैं क्या? नहीं, इन्हीं को मतलब फॉलो करना है। दैट्स व्हाई वी हैव रिपीटेड दिस पॉलिटी एंड इकोनॉमी। जी सर, क्योंकि इनका थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा तो हाँ इसलिए नहीं, पूछा। मैं देखो हमारे हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी रहता है हमारे प्रोग्राम में। जहाँ पे हमें लगता है कि लैग हो रहा है, लैगिंग हो रही है, जहाँ पे लग रहा है कि चीजें दुरुस्त की जा सकती है, वो हम करते हैं प्लान बी में, प्लान सी से। ठीक है सर। ठीक है, जी सर। चलो ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं। जी सर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Good night. Take care.